लेकिन ये पार्ट अपील प्रकरण का ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ खास तौर से आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कंपनसेशन के लिए लिखें आयोग को, अमाउंट स्पेसिफाइड करिए उसमें। अमाउंट हमेशा स्पेसिफाइड करके लिखें कि इतना अमाउंट जो है कंपनसेशन दिया जाए, और दूसरा उसको जस्टिफाई करिए, कि जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि ये इतना नुकसान आपको क्यों हुआ और क्यों दिया जा रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो उसका आप खास ख्याल रखें। वो आपको बताना है सूचना आयोग को कंपनसेशन का अमाउंट डिमांड करते समय कि कितना अमाउंट है, और उसके लिए आपको कितना अमाउंट आपको दिया जाए, और उसका जस्टिफिकेशन जो है, उसके पीछे कारण क्या है, किस तरह से आपको ये नुकसान पहुंचा है, तो उसको जस्टिफाई करिए। कि मान लीजिए कि आपको सूचना आयोग की हियरिंग में ही आने जाने में आपको उसमें पैसा लग गया, या फिर आपको जानकारी नहीं मिली। अभी जैसे एक तमिलनाडु का केस आया, एक महिला को उसने अपने पति की सैलरी के बारे में डिटेल मांगी यूनिवर्सिटी से, महिला को सैलरी डिटेल नहीं दी गई। उसको कहा गया है कि ये जानकारी थर्ड पार्टी है, 81J लगा दिया गया। थर्ड पार्टी में उनके हस्बैंड की सहमति भी थी, असहमति थी, और उस कारण से उनको जानकारी नहीं दी गई। सूचना आयोग के सामने ये मामला आया तो सूचना आयोग ने उस पे फ़ोन पे हियरिंग की। अभी 2 दिन पुरानी ही बात है ये, और फ़ोन पे हियरिंग करने के बाद जो हैदराबाद में पीआईओ थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया, और उसमें कंपनसेशन अवार्ड करने के लिए भी कहा है, 10,000 रुपए कंपनसेशन दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि महिला को ये जानने का हक था कि उसकी पति की सैलरी कितनी है, उस आधार पर वो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, और इस वजह से इन्होंने सैलरी की जानकारी नहीं दी, और इस वजह से कोर्ट में उसको नुकसान हुआ है। तो यहाँ जस्टिफाई भी किया गया है, क्योंकि महिला को अगर ये जानकारी पहले मिल जाती तो हो सकता था वो कोर्ट से उसका कंपनसेशन क्लेम जो है वो सेटल हो जाता, और इस तरीके से उसको उसमें कुछ राहत मिलती, अगर पैसे को सही समय पे मिल पाते। तो यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन सामने था, और इसीलिए सूचना आयोग ने तेलंगाना सूचना आयोग ने इसमें कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया, माफ कीजिएगा, कंपनसेशन भी 10,000 रुपए का अवार्ड किया। तो ये खास ख्याल रखना है आपको कि कंपनसेशन जब भी आप मांगे तो जस्टिफिकेशन जरूर उसका दें, और जस्टिफिकेशन के साथ ही आप अपना जो अमाउंट है वो क्लियर करके उसमें लिखें, और उस हिसाब से उसमें कार्रवाई करें। तो इसमें अगर सवाल हो तो हम लोग सवाल ले सकते हैं इसमें। जी, बिल्कुल। आप लोगों के सवाल कुछ पूछ रहे थे, आप लोग शायद सर के आने के पहले कुछ ऐसी बातें आई थी कि हमारे कुछ प्रश्न हैं जब नित्यानंद जी बोल रहे थे, तो आप लोग कृपया अपनी एक-एक करके अपना सवाल पूछें, एक साथ और ना पूछें, और सब माइक अपना इस तरह से म्यूट करे रहें ताकि नॉइज़ ज़्यादा ना आए। जी। सर, अगर अनुमति हो तो मैं अपना सवाल सर के सामने रखना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल रखें। अर्चित जैन जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंचित जैन है, मैं आप ही के अंदर काम कर रहा हूँ आजकल। सर, मेरा सवाल ये है कि सर, एक्ट के अंदर अपील और कंप्लेंट दोनों का प्रोविजन है, और मेरी अभी इससे पहले नित्यानंद सर से भी बात हो रही थी, तो उसमें सवाल यही था कि सर, जब अपील के अंदर प्रोविजन सारे हैं, जब इंफॉर्मेशन मिलने का भी प्रोविजन है, जबकि कंप्लेंट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो सर ऐसी क्या जरूरत थी एक्ट के अंदर कि कंप्लेंट का प्रोविजन भी डालना पड़ा, क्योंकि जो काम कंप्लेंट के अंदर होता है वो अपील के अंदर भी हो ही जाता है। सर जुड़े हैं क्या? सर लगता है कि आ तो नहीं रहे हैं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए? हो सकता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है तो कहीं कुछ भी हो जाता है, बीच-बीच में कट कर जाता है कभी-कभी। सर, जैन साहब, ये आपका बड़ा बढ़िया प्रश्न है, और इसके लिए हम लोग एक दिन एक मीटिंग में ये टॉपिक भी रखेंगे, कंप्लेंट और अपील, इसकी नेसेसिटी क्या है। लेकिन जैसा सर ने अभी बताया ना कि अपील डिसाइड होने के बाद फिर क्या प्रोविजन है अपने ऑर्डर का कंप्लायंस कराने के लिए, तब आपको कंप्लेंट की ना जरूरत पड़ेगी। सेक्शन 18 के तहत ही ना आप कंप्लेन करोगे।
हाँ सर। सर क्या ये बात क्लियर है कि अपील के अंदर भी पर्सनल डैमेजेस मिल सकते हैं? जैसे सर ने बोला कि हाँ, आपको मांगना पड़ेगा 19(8)(b) का लिखना पड़ेगा कि मैं 19(8)(b) के तहत डैमेजेस भी चाहता हूं। जो आपका रिलीफ होगा, रिलीफ क्लाज में आप ये भी लिखेंगे कि मुझे जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आप ये भी लिखेंगे कि सेक्शन 20 पार्ट 1 और के तहत सख्ती लगाई जाए, जुर्माना लगाया जाए। 20 पार्ट 2 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए एंड सेक्शन 19(8)(b) के तहत मुझे डैमेजेस दिलाए जाए। हाँ, डैमेजेस के लिए आपको स्पेसिफिक एक पैरे में और विवरण देना पड़ेगा कि हमको इतना नुकसान हुआ है। आज जैसा सर ने भी बताया कि आने जाने में जो व्यय हुआ, आपका धनी क्षति क्या हुई, नुकसान क्या हुआ। जैसे किसी का पासपोर्ट नहीं बन पाया सही समय पे जानकारी न मिलने से, जैसे सर ने जो मैटर बताया कि उस महिला को मंथली कंपनसेशन वो मिलता रहा होगा मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से, तो अगर वो जानकारी प्राप्त कर लेती कि पति की तनख्वाह कितनी है, तो उस हिसाब से वो आवेदन लगाती कि मेरी कंपनी जो मेंटेनेंस के अमाउंट है वो इनहेंस की जाए, तो इनहेंसमेंट में उसका नुकसान हुआ। तो इस तरह से आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। ये आपको आयोग को बताना पड़ेगा और फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि सर जब हम लोग अपील फाइल करते हैं या फिर कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें ऑप्शन ऐसा आता है कि एक ही चीज फाइल कर सकते हैं। तो सर क्या एक व्यक्ति जब अपील फाइल कर रहा है तो उस वक्त वो कंप्लेनेंट भी हो सकता है, दोनों कैपेसिटी में एक्ट कर सकता है? निश्चित तौर पर अपील एक अलग प्रोविजन है और कंप्लेंट अलग प्रोविजन है। कंप्लेंट आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन का जब आपने आवेदन लगाया, उसके समय में कोई दिक्कत हुई तो आप कंप्लेंट अलग कर सकते हो, अपील अलग कर सकते हो। अगर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जानबूझ के आपको जानकारी देने से इनकार कर दिया है, अपूर्ण दी है, दुर्भावना पूर्वक रिकॉर्ड नष्ट कर दिया है, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए तो आपको अपील करनी पड़ेगी, लेकिन उसको सजा दिलाने के लिए आप सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। चूंकि अपील करने में 45 दिन का समय लगेगा, फिर आयोग जाने में लगेगा, तो आपको तत्काल रिलीफ चाहिए तो आप कंप्लेन करके डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोविजन है। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस वक्त मैं अपील कर रहा हूँ उस वक्त मैं कंप्लेंट के लिए भी अप्लाई कर दूं? यस यस यस, दोनों सिमिल्टेनियसली चल सकते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसीडिंग है। धन्यवाद सर। सर हेलो। हाँ मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। क्या शिवानंद जी सर आ गए क्या? सर अभी नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ ठीक है बोलिए। मैंने एक CIC में एक शिकायत दायर की थी जिसमें मैंने 19B के तहत क्षतिपूर्ति की भी मांग की थी। तो आदेश में उन्होंने कहा कि जब 18 में शिकायत करते हैं तो उसमें क्षतिपूर्ति का लागू नहीं होगा, केवल अपील के प्रकरण में ही लागू होगा। तो ये क्या सही था उन लोगों का आदेश? क्या उन्होंने क्या कहा? आपने क्या आवेदन लगाया था, थोड़ा रिपीट करिए। मैंने शिकायत आवेदन की थी, शिकायत की थी। हमारे बीच में सर आ चुके हैं। हाँ रिपीट करिए अपना आवेदन। माफ कीजिएगा, वो मेरा कनेक्शन कुछ इशू हो गया था। हाँ सर, कनेक्शन का इशू हो ही जाता है आजकल, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों यहाँ भी रहती। हाँ AK सिंह जी आप अपना प्रोसीड करिए। हाँ सर, उसमें ये कहा गया CIC की ओर से कि जब आप शिकायती आवेदन करते हैं तो उसमें जो क्षतिपूर्ति वाला जो है क्लॉज वो लागू नहीं होगा, केवल अपील प्रकरणों में ही लागू होगा। जी हाँ, ये मैं वही आपको बता रहा था कि CIC ने इसमें एक आदेश उसमें दिया है और साथ में ये भी उसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि एक हाईकोर्ट का केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PK श्रीवास्तव 2013 का है, 9 अप्रैल 2013 का ये केस है। इसमें ये कहा गया है कि जो अपील में जब ये कंप्लेन जो की जाती है, शिकायतकर्ता को सिर्फ इसी आधार पर कंपनसेशन अवार्ड नहीं किया जाएगा कि उसको कंपनसेशन देने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता को जस्टिफाई करना होगा कि वो कंपनसेशन का हकदार है, तो उस आधार पर फिर उसका जस्टिफिकेशन होना आवश्यक है हाई कोर्ट के इस आदेश में। तो इसलिए उसमें इस आधार पर जो है इसको खास ख्याल रखना होगा और बेसिस ऑफ कंप्लेंट पर ही सिर्फ कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि उसमें कंप्लेनेंट बोला गया है
शब्दों का आप चयन देखेंगे तो जो एक्ट में लिखा हुआ कंप्लेनेंट शब्द यूज किया गया है, लेकिन ये धारा 19 के तहत ये प्रोविजन दिया गया है, और धारा 19 में अपील की जाती है, द्वितीय अपील की जाती है, अपीली प्रक्रिया का उसमें पूरा वर्णन है। तो जाहिर है कि उसी से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी अपने इसमें ये आधार बनाया है कि अपील के माध्यम से ही कंपनसेशन दिया जाएगा, कंप्लेंट में नहीं दिया जाएगा, धारा 18 में नहीं दिया जाएगा। जी, AK सिंह जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? अब अगला प्रश्न आप लोग अपना रखें। जी सर। सर मैं मदन गोपाल तिवारी बोल रहा हूँ। जी सर मेरा एक वो था कि जो मार्कशीट के लिए मैंने अभी अपील दायर की थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में, जो जिसके संबंध में एक बार चर्चा हुई थी, तो सर इसमें टेबुलेटेड मार्कशीट तो दी जा सकती है सर। एक उसमें सैयद हुसैन अब्बास रिजवी का एक पटना CIC उसका एक वो भी आया था कि उसमें टेबुलेटेड मार्कशीट दिए जाने का प्रावधान है। देखिए, इंफॉर्मेशन तो डिपेंड करता है, मतलब अगर उसमें जो आप जानकारी मांग रहे हैं वो मतलब अगर देने योग्य है तो डेफिनेटली उसको देने का प्रावधान है उसमें। अगर तिवारी जी आप अपनी जान क्या मांगा था, सारी चीजें सर से बताइए। सर को इतना हर याद थोड़ी रहता है मामला। आप बताइए क्या मांगा था आपने, क्या विषय था? मैंने एक हमारे यहाँ की रोजगार सहायक थी जो 2 जगह यहाँ नौकरी भी कर रही थी और उसी के साथ में वहां पर विश्वविद्यालय में रेगुलर MPhil का कोर्स किया था। ओके। तो उसकी मैंने शिकायत की थी वहां पर, पहले कुल सचिव कुलपति के पास भी की थी और यहाँ जनपद में भी की थी। तो जनपद से भी एक चिट्ठी गई कि इनकी मार्कशीट दिया जाए, मुझे मतलब इनने पढ़ाई की है कि नहीं की, और उनका कहना है कि मैंने सिर्फ एडमिशन लिया था, बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की। जबकि मैंने वहां पर पता लगाया तो मुझे उनका रोल नंबर भी मिल गया। मैंने रोल नंबर के साथ, मेरा ये इसमें ये कहना है, क्या उनकी मार्कशीट के आधार पर ही उनकी नौकरी लगी थी? नहीं, उस मार्कशीट के आधार पर नौकरी नहीं लगी थी। तो ऐसा है कि शासकीय सेवक के होने के नाते ये अब ये क्या हो रहा है कि ये अब आप किसी की भी मार्कशीट आप निकालने की बात कह रहे हैं। मेरा कहना है कि शासकीय इसमें अगर किसी की नौकरी होती है और नौकरी अगर वो मार्कशीट के आधार पर होती है तो उसमें नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के आधार पर वो सारे दस्तावेज दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि कल को कोई फर्जी दस्तावेज लगा के शासकीय नौकरी प्राप्त करेगा। लेकिन आप इसका ये आधार जो है अगर ये रखेंगे तो फिर स्थिति ये हो जाएगी कि फिर तो प्राइवेट नौकरी में भी कोई जा रहा है, आप उसकी भी मार्कशीट निकाल लेंगे। और दूसरा, उस मार्कशीट की कॉपी लेकर के कल को आप अपनी उसका दुरुपयोग कैसे रोकेंगे? तो सर मैं अपनी मार्कशीट की कॉपी अगर आप कहीं से प्राप्त कर लेते हैं ऐसे सरकारी नौकरी के लिए तो ठीक है उसका, मैं वही कह रहा हूँ कि केस टू केस बेसिस चलना होगा। अगर ये बिल्कुल ऐसा खुला छोड़ दिया जाए कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और वो सारी सर्टिफिकेट्स आप प्राप्त करके कल को आपको मालूम है कि आधार कार्ड और ये सब तमाम चीजें आप उसकी कॉपी निकाल करके, और ये इसीलिए कुछ चीजों को रोका गया है। और वो केस टू केस रोकने से मतलब कि उसको अगर देखा जाएगा कि अगर उसमें ग्राउंड बनता है तो उसको दिया जाएगा। और हमने मार्कशीट की कॉपीज हमने ऐसा नहीं कि नहीं दिलवाई है, मार्कशीट की कॉपीज से पहले दिलवाई भी है। जी सर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा इसी पॉइंट पे। अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें एक महिला की मार्कशीट के आधार पर 50 लोगों ने जॉब कर लिए थे, निकाल के मार्कशीट उसकी, और फिर उसी को लगा के 50 लोगों ने जॉब कर लिया। लेकिन नित्यानंद जी, एक वैसा कुछ सामने कंप्लेंट भी तो आए। अच्छा सर, इस मामले में एक बात और है कि जो विश्वविद्यालय फॉर्म भरवाता है तो उसमें लिखता है कि आप एक एफिडेविट देना पड़ता है, डिक्लेरेशन। दूसरा इसमें एक चीज थी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है इसमें नित्यानंद जी कि आवेदक ने जो जानकारी मांगी है वो जानकारी किस चीज के लिए मांगी है, उसका आधार क्या है। वो ये चाहते हैं कि जो महिला थी वो
मैं समझ गया सर। यूनिवर्सिटी में नहीं, वो जो महिला थी वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है कि नहीं है? नहीं, इनका ये चाहना है सर कि वो रेगुलर तौर पे वहाँ पढ़ भी रही थी और यहाँ पे उसी नहीं, समय नहीं, इन्होंने उन्होंने जॉब ये भी नहीं करी। मांगा है, उन्होंने ये नहीं मांगा है। आप उनकी इसमें सिर्फ उन्होंने मार्कशीट मांगी है, उन्होंने अच्छा ये सर, नहीं मांग उन्होंने ये डिटेल्स मांग सकते हैं ना क्या? हम मार्कशीट मान लीजिए हम नहीं मांग सकते तो नहीं, 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 डिटेल्स। हम ये नहीं कह रहे हैं। आपका जो आपका वो था कि वो महिला वहाँ स्टूडेंट है कि नहीं है, महिला ने स्टूडेंट के तौर पे कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया, ये इनका मूल। तो वो मांगना चाहिए। वो मांगते वो दे देते। और उल्टा मैंने वो देखा है जिसमें इसमें लिखा हुआ है, लोक सूचना अधिकारी ने ये लिख करके दिया है इनको कि वो महिला वहां की स्टूडेंट है। तो इनकी समस्या का निराकरण तो हो गया। भाई आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है ना कि मार्कशीट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वो महिला स्टूडेंट नहीं है। वो तो मान रहे हैं कि महिला स्टूडेंट है, तो इनका और काम आप तो बन जाना चाहिए। मेरा कहना है इनका काम तो बन जाना चाहिए। जब लोक सूचना अधिकारी ये तो नहीं कह रहे ना कि महिला स्टूडेंट नहीं है, लोक सूचना अधिकारी ये कह रहे हैं कि महिला जो स्टूडेंट है उसकी मार्कशीट नहीं देंगे। लोक सूचना अधिकारी कह रहे हैं कि मार्कशीट एक ही प्रति में बनाई जाती है जो छात्रा को प्रदान कर दी गई है, जो प्रदान छात्रा कर दी को गई है ना। अब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा है, आप क्या चाह रहे थे कि वो इससे ये स्थापित हो गया ना कि वो महिला स्टूडेंट उसको मार्कशीट मिली हुई है। नहीं, उन्हें अपना वो दिया है कि एक ही प्रति बनाई जाती है जो संबंधित छात्रा को दे दी जाती है। मदन गोपाल तिवारी जी, आप जानना क्या चाहते थे? मैं उसका ये बता रहा हूं मैं आपको। आपने जानने के लिए जो लगाया था, आपने लगाई थी मार्कशीट। दूसरा, आपने उसका आधार बताया सूचना आयोग में कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये महिला स्टूडेंट है कि नहीं है। मतलब वहां से मदन गोपाल तिवारी जी, आप, मुझे याद है इस प्रकरण में आपका प्रकरण आया था। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आपने इसमें प्रकरण में ये मांगा था कि ये जो महिला है, ये महिला वहां की स्टूडेंट है कि नहीं है, ये आप जानना चाहते थे। ये आपने आयोग कार्यालय में लोगों को बताया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिला कार्य इसमें है कि नहीं है। इसलिए आपको ये भी सलाह दी गई थी कि आप अपना दूसरा आवेदन लगाइए ये जानने के लिए। जी सर, मैंने लगा दिया है। मतलब एक टेबुलेटेड मार्कशीट के लिए ये पूछ रहा था कि क्या टेबुलेटेड मार्कशीट किसी की प्राप्त की जा सकती है या नहीं। टेबुलेटेड मार्कशीट में इंटरवेंशन सर, टेबुलेटेड मार्कशीट नहीं होती, टेबुलेशन चार्ट होता है जिसमें सभी छात्रों का विवरण होता है कि ये छात्र है, इसने इतने नंबर मिले हैं, वो विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहता है। वो टेबुलेशन चार्ट कहलाता है, टेबुलेशन मार्कशीट नहीं होती। देखिए नित्यानंद जी, इनके इसमें जो इन्होंने जानकारी मांगी थी उसका आधार इन्होंने ये बताया कि ये महिला, हम तो ये बस जानना चाहते हैं कि महिला स्टूडेंट है, इससे ये साबित हो जाएगा महिला स्टूडेंट है। मेरा कहना है कि जो लोक सूचना अधिकारी ने अपना जवाब दिया उससे साबित हो ही रहा है कि महिला स्टूडेंट है। उसमें अगर इनको कुछ कार्रवाई अगर इनकी बन रही होती तो वो करवा लेते। जी सर। तो आपने चैलेंज कर रखा है क्या उनका अपॉइंटमेंट एज ए ग्राम रोजगार सहायक? जी जी कर रखा है। हाँ, तो सर ने बहुत बड़ी बढ़िया बात बताई। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बात है कि क्या उस मार्कशीट के आधार पर उनका चयन हुआ है? नहीं। आज वो दूसरी जगह पढ़ रही हैं तो वो उनके सर्विस कंडक्ट में अगेंस्ट है, वो सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है। वो जॉब करते हुए रेगुलर नहीं पढ़ाई कर सकती। और विश्वविद्यालय में आप शिकायत कर सकते हैं कि साहब इन्होंने जो फॉर्म भराया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म, उसमें एक क्लॉज होता है जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि हम कहीं भी नौकरी या कार्यरत नहीं है। जब हम आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो परीक्षा फॉर्म में ये सब विवरण देना पड़ता है। तो ये इसका ये वायलेशन कर रही है, आप शिकायत कर सकते हैं। इसी के आधार पर जी, इसी के आधार पर आप विश्वविद्यालय में शिकायत भी कर सकते हैं और शिकायत के आधार पर फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इसी बात के आधार पर कि वहाँ पे चतुर्वेदी जी का एक प्रकरण था। सत्यनारायण चतुर्वेदी जी का हमारे बीच में 2005 एमपीएलजे में साथ पब्लिश भी है। वो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे और एलएलबी उन्होंने उसी दौरान की थी। विश्वविद्यालय को शिकायत हुई, विश्वविद्यालय ने जांच की, जांच के उपरांत उन्होंने पाया कि ये गवर्नमेंट जॉब में थे और रेगुलर एलएलबी भी कर रहे थे, तो उनकी डिग्री निरस्त कर दी गई। हाँ, तो तिवारी जी आप भी इसमें ये प्रयास कर सकते हैं। और हमारे बीच में श्री आत्मदीप सर भी आ चुके हैं, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त महोदय। सर स्वागत है आपका। मदन गोपाल तिवारी जी, मेरा बस इतना कहना है कि, और अब जितने आरटीए आवेदक हैं, बेसिकली क्या होता है कि दिक्कत क्या हो रही है कि
आप लोग जो करना चाहते हैं वो मन में रहता है, और जो आप पेपर पे लिखते हो आरटीआई आवेदन में वो अलग कहानी होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, पहले आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अब जैसे आपको ये चीज क्लियर हो गई, नित्यानंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि इसमें क्या क्या चाहिए, तो अगर उसमें भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार फिर आप बात कर लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां से चाहिए। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स निकालिए और उस आधार पर आप अपनी कार्रवाई करवाइए। जी सर, है ना। वो मंशा जो होती है, मंशा वो सही रहती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आरटीआई आवेदक जो है जानकारी ऐसी मांग लेता है कि वो उससे कहीं तालमेल नहीं बैठता उसका। जी सर। सर मेरा भी एक प्रश्न था, यदि अनुमति हो तो पूछ सकता हूँ? जी जी मार्कलिस्ट से संबंधित है, नवीन जी 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 अग्रवाल में नागपुर से बुखार जाता है, तो किसी ने लिख दिया भाई मैं ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो उनकी मार्कलिस्ट मिल सकती है क्या? क्योंकि अक्सर देखा गया समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि बड़े बड़े जो नेता है केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जो मंत्री पद कर रहते हैं उनकी मार्कलिस्ट दी नहीं जाती, मना कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। मैं आत्मदीप जी को कहूंगा कि वो इस सवाल का जवाब दें। वो आत्मदीप जी उसको अनम्यूट कर, हाँ अपना अनम्यूट कर लें सर। जी जी ये मार्कशीट का मामला बहुत कुछ बैंक अकाउंट के मामले से मिलता जुलता है। जैसे आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट की डिटेल या आईटीआर की डिटेल नहीं ले सकते हैं, उसी तरह से है मार्कशीट का मामला। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर थर्ड पार्टी को किसी की मार्कशीट दे दी गई तो उसका मिसयूज हो सकता है, और ये निजता के अधिकार में भी आता है मार्कशीट का मामला, कि उसके किसी भी हो सकता है विषय में इतने कम अंक आए हों कि उसको दूसरे को मालूम पड़े तो शर्मसार होना पड़े। तो आप खुद की मार्कशीट तो ले सकते हैं, आरटीआई के तहत भी सारी कार्रवाई कर सकते हैं खुद की आंसर शीट के मामले में मार्कशीट, लेकिन दूसरे की मार्कशीट नहीं ले सकते। उसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, बीए, एलएलबी है, बीटेक है, जो भी है। ठीक है जी सर, ये तो जैसे मेरा प्रश्न था नेताओं से संबंधित था। अब दूसरा प्रश्न जो इसके पहले किसी प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि सरकारी कर्मचारी की यदि हमें चाहिए मार्कलिस्ट, कोई सरकारी जॉब में लगा हुआ है, बीच में आ चुके हैं। जी हाँ बोलते रहे। तो उस पर भी ये लागू होगा सर? नवीन अग्रवाल जी, ये इनफैक्ट अभी भी जैसे जब यहाँ पर सूचना आयोग में, जब मुझे याद है कि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो आरटीआई से लोगों ने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो जो भी दस्तावेज मैंने लगाए थे उसमें मेरी मार्कशीट, तो तमाम दस्तावेज दिए गए थे। तो मेरा एक मानना है कि जिस आधार पर अगर आपकी कोई नियुक्ति हो रही है या नौकरी लग रही है, तो वो उसको आपको दिया जाना चाहिए ताकि उसकी स्क्रूटनी हो सके, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था, थोड़ा सा फर्क जानना चाह रहा था बस मैं, कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में जैसे देना चाहिए और नेताओं के मामले में निजता का अधिकार लागू होगा, कि दोनों में होगा? एफिडेविट देते हैं, आपको देखिए कि जो एफिडेविट देते हैं नेता अपना चुनाव लड़ते समय, वो सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है। चुनाव आयोग की ओर से वेबसाइट पर उनके सारे एफिडेविट, तमाम चीजें उपलब्ध रहती हैं, जो भी जानकारी वो देते हैं उसमें। नहीं, मार्कलिस्ट सर मांगी गई है लोगों की, मतलब मैंने तो खैर नहीं मांगा, लेकिन मैंने समाचार पत्रों में और टेलीविजन में जैसे सुना है, बड़ी बड़ी न्यूज उसकी आती थी कि ऐसे ऐसे केंद्रीय मंत्री की मार्कलिस्ट मांगी गई। उन्होंने जो शपथ पत्र में अपना शिक्षा लिखी थी कि मेरा एजुकेशन इतना, और वो नहीं दी गई। तो जैसा आत्मदीप सर ने कहा कि भाई उसमें निजता का मामला आता है, तो दोनों में आएगा कि तो हम शैलेश गांधी जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम शैलेश गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। मेरे हिसाब से ये सिर्फ 81J के तहत रिफ्यूज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होना चाहिए जी। अब 81J क्या कहता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हाँ, मार्कशीट, नाम, उम्र, सब कुछ पर्सनल है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, पब्लिक एक्टिविटी में है या नहीं। अब वो मार्कशीट क्यों आई सरकारी दफ्तर में पब्लिक रिकॉर्ड पे? क्योंकि वो कोई पब्लिक एक्टिविटी थी।
ऐसे ही नहीं वो अपने घर से नहीं लेके आए। दूसरा प्राइवेसी का इंक्लूजन है या नहीं, और वो प्राइवेसी इसको मेरे हिसाब से नहीं माना जाता है। और उसमें अगर कुछ असमंजस है, कुछ डिस्प्यूट है, तो बहुत बड़ा प्रोविजो दिया गया है 81J के तहत, सिर्फ 81J को दिया है। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी डिराइव्ड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिराइव्ड टू एनी पर्सन। मेरे हिसाब से जो भी कहता है कि 81J में ये एग्जम्प्ट है, पीआईओ, पहले अपीली अधिकारी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जज, उसे ये लिखना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये सूचना पार्लियामेंट को देने का मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। तब 81J का एग्जम्पशन जायज है। उसके बिना 81J का एग्जम्पशन इलीगल है, कानून के विरुद्ध है। और मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, न सिर्फ पब्लिक सर्वेंट की। अगर आपने भी अप्लाई किया है जॉब के लिए और अगर कोई मांगता है कि इन्होंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या एप्लीकेशन दी थी, वो भी देनी चाहिए। जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद शैलेंद्र गांधी सर का स्वागत है सर, धन्यवाद आपका। और अगला प्रश्न आप लोग आगे बढ़ें, जिनके जो डाउट्स हैं। सर नमस्ते, राज तिवारी बोल रहा हूँ सर, ग्वालियर से। जी राज तिवारी जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताओ। हाँ सर मैं ये बोल रहा था सर, मैंने एक आरटीआई लगाई थी थाने में। एक जी सर, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है ना, आप बोलिए, बोलते जाइए। हाँ जी सर, जी सर। सर एक थाने में आरटीआई लगाई थी मैंने। हमारे यहाँ से ऑफिस से एक रजिस्टर चोरी हो गया था, जिसमें सब लोग सिग्नेचर करते थे, अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसको लेके सर एफआईआर हुई थाने में। तो उसके 1 महीने बाद मैंने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की है और कौन कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं, और पूछताछ किससे की गई इस प्रकरण को लेके। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि अभी एक दरोगा जी का नाम दिया कि ये अभी वो इसका विवेचना कर रहे हैं। इतना एक ही जवाब दिया उन्होंने मेरे को, और मेरे को भेज दिया। मैंने जब प्रथम अपील लगाई एसपी साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने एक हवाला, अभी परसों ही आया है लेटर के 8J के तहत जानकारी दी जाना संभव नहीं होगा अभी। तो सर वो तो भेज रहे हैं कि अभी विवेचना चल रही है, लेकिन अभी प्रथम अपीली अधिकारी बोल रहे हैं 8J के तहत जानकारी दी जाना संभव नहीं होगा। ये गलत है, ये इस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा 81J। तो सर ऐसी क्या जब अगर विवेचना चलती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन इम्पीड होगा तो 81H होगा। हाँ तो सर क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को भेजा है इन्होंने। जी सर, इन्होंने यही मेरे को लिख के भेजा कि 8J के तहत जानकारी दी जाना संभव नहीं होगा। गलत है। अब वो डिपेंड करता है आपके प्रथम अपीली अधिकारी को कितनी समझ है आरटीआई एक्ट की और लोक सूचना अधिकारी को। तो स्वाभाविक है अब आपको इसमें यदि ये लगता है कि 81J इसमें लागू नहीं हो रहा, जैसा कि सर बता रहे हैं, तो आप इसमें धारा 18 का भी उपयोग कर सकते हैं एक शॉर्ट पाथ के तौर पे। तो इसमें जल्दी आप पहुंच सकते हैं, जल्दी सुनवाई हो सकती है, और आप 19(3) के तहत अपील तो आप कर ही दें इसमें। मुझे लगता है कि इसमें धारा 18 के तहत नहीं करना चाहिए, अब ये अपील दायर करें, वो ज्यादा बेटर होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमेशा अपील का सहारा लें। कंप्लेन जो है वो उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, जानकारी मिलने का चूंकि प्रावधान नहीं है तो निश्चित तौर पर। सर नमस्कार, कृष्णनारायण दुबे। जी कृष्णनारायण सर, मेरे एक परिचित हैं डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, ये रीवा में आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। इनके एक पड़ोसी का पेंशन प्रकरण है जो कि 83 साल की उम्र में एकाएक 1.5 साल से बंद हो गया। तो इसको लेकर ये काफी परेशान हैं कि 83 साल की उम्र के सेवानिवृत्त व्यक्ति की पेंशन 1.5 साल से बंद है। नहीं, वो शायद उनका कुछ क्या जो पेंशन में एक व्यवस्था रहती है, वो उनका वो बाकी जो हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट रहता है, वो वहां जाना पड़ता है ऑफिस में समक्ष में। तो वो सारा प्रोसेस उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। हाँ, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। उसमें कोई, वो सारे दस्तावेज क्लियर है उनके। जी। तो इसमें अगर ये आरटीआई लगाना चाहे नौकरी तो क्या कहाँ पर थी उनकी? ये एमपीईबी पे थी। कौन सी रीवा में थी?
ये डॉक्टर साहब के पड़ोसी है मिश्रा जी। हाँ, मतलब एमपीवी में रीवा में थी या कहाँ पर थी? रीवा। आप ऐसा करिए, उनको बोलिए कि इसको धारा 7(1) में 48 घंटे के अंदर उसमें लिखें बोल्ड लेटर में ऊपर, और इसमें वो लगाए वहां पर पीआईओ के पास एमपीवी के, और उनसे पूछे कि ये इसमें मेरी सैलरी जो है यहाँ पर क्यों ये माफ कीजिएगा जो पेंशन है वो क्यों रोकी गई है ना? या सर ये केजरी चालान में ये आरटीआई का 10 रुपए फीस जमा होता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर हेड भी है सर? हाँ, इसका हेड है, हेड हम आपको जानकारी दे देंगे। और उसमें डिसबर्समेंट ऑफिसर आपके यहाँ एक अलग होते हैं संभाग में, तो सैलरी जो पेंशन और ये सब तमाम चीजें वो देखते हैं। लेखा अधिकारी जो लेखा पोस्ट जो रहती है वो वहां पर रहते हैं। जहां से इनकी पेंशन बन रही होगी आप वहां पर आरटीआई लगा दीजिए, उस कार्यालय में, उसी कार्यालय में लगाइए, और फिर वहां पर आप 48 घंटे का उसमें प्रावधान रखिए। आप 48 घंटे वेट करिए, 48 घंटे बाद उसमें प्रथम अपील लगाइए, 1 दिन वेट करिए, और अगले दिन आप वो मेरे पास आप भिजवा दीजिए। जी सर। आप उसको वो मेल कर दीजिएगा, या मेरे कार्यालय में बात करके उनको, मेरे कार्यालय में जो भी फोन उठाएंगे उनको बताइएगा कि 48 घंटे का मामला है और मेरे से बात हुई है आपकी कृष्ण नारायण द्विवेदी, इसको तत्काल इसका निराकरण चाहिए। सर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, एक बहुत सारे केस इसी तरह के आए हैं। शायद ऑनलाइन कुछ करना था इन सब पेंशनर्स को, अपने रिकॉर्ड्स को, वो शायद नहीं हो पाया है, तो कई लोगों को, हमारे भी पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं, 1-2 केसेस भी मैंने लगाए हैं। अच्छा, इस तरह की समस्याएं आई हैं। तो फिर ये कृष्ण नारायण दुबे जी, आप जरा ये नित्यानंद जी से भी समझ लीजिए कि अगर ये ऑनलाइन अगर कोई प्रक्रिया उसमें रह गई है तो उसको कर लिया जाए। ये सर ऑनलाइन उन्होंने किया है कि नहीं किया, वो आप चर्चा कर लीजिएगा। बाकी आरटीआई का प्रावधान मैंने आपको बता दिया उसमें। ठीक है सर, ठीक। किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार नित्यानंद जी से आप अलग से फिर बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, कर लीजिएगा चर्चा में, आपको बता दूं। जी, आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों का। हाँ सर, मेरा कपिल गाजियाबाद से सर, अगर अनुमति हो तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। जी बताइए। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या फादर इन लॉ की जेनरिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर जिसमें शादी हुई है वो ली जा सकती है? सीपीआईओ ने 8(1)J और सेक्शन 11 का हवाला देते हुए डिनाई कर दिया है, और सीआईसी में मेरी अपील शेड्यूल है विद नेक्स्ट वीक। ये शैलेश गांधी जी इसमें कुछ मार्गदर्शन देंगे। शायद इंफॉर्मेशन कमीशन क्या निर्णय देगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, मगर कानूनी तौर पे सेक्शन 11 तो एग्जम्पशन है ही नहीं। सेक्शन 11 में तो प्रोसेस है कि पूछा जाए, और अगर कुछ एग्जम्पशन लागू होता है तो वो मना कर सकते हैं। सेक्शन 8(1)J ही है, और 8(1)J का वापस दोहराता हूं, इनको ये कहना चाहिए कि निजी इंफॉर्मेशन है, हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूर है, पब्लिक एक्टिविटी है, या अगर एक्टिविटी नहीं है तो पब्लिक रिकॉर्ड पे क्यों है वो इंफॉर्मेशन। दूसरा, प्राइवेसी पे इंट्रूजन है क्या? प्राइवेसी का मतलब बहुत क्लियर कहीं नहीं है, मगर संविधान में आर्टिकल 19(2) के तहत ये लिखा गया है, 2 ही शब्द हैं जो प्राइवेसी से रिलेटेड, डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता। और डिसेंसी को क्या कहेंगे हिंदी में? राहुल जी, डिसेंसी को क्या कहेंगे? खैर, जो विभत्स ना हो या अनैतिक ना हो, इस तरह का। और साथ में ये जरूरी है, कमिश्नर को भी कहिए कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज ये लिखिए कि आप ये सूचना पार्लियामेंट को देने को ऑर्डर नहीं देंगे। शिष्टता कहेंगे। ठीक है सर। सर एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता था कि जो भारतीय न्याय प्रक्रिया है वो ये कहती है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये तर्क रखें कि हमें सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो भी हमें उन्हें पूरे उनके आईटीआर रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, बस वही जानकारी चाहिए कि उन्होंने कितना आईटीआर भरा है, जैसे 2 लाख का, 4 लाख का, ये सिर्फ इतने शब्दों में अगर ये जानकारी मिल जाए तो ये क्या इसमें ना आप अगर कोर्ट के माध्यम से दस्तावेज मांगेंगे
तो वो ज्यादा सही रहेगा। और एक्चुअली सर मैं उसमें ना एक्चुअली वहाँ पे इशू ये आ जाता है, अगर आप ट्रायल पे जाते हैं तो वो कोर्ट के माध्यम से आ जाते हैं, पर अगर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालते हैं 239, 245 में या हाई कोर्ट में 482, तो उसमें प्राइमा फेसी में ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मंगाए जा सकते। अगर आप ट्रायल पे जाएंगे पूरी तरह, जो पूरा प्रोसीजर होता है 10 साल लंबा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मंगाए जा सकते हैं। ये मैं सर बस बता रहा हूँ कि कहाँ ये डिफरेंस आ जाता है। एक आप थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि महिलाओं के मामले में कि पुरुषों की फैमिली के ऊपर भी, जो हस्बैंड हो गए, हस्बैंड की फैमिली के ऊपर भी ये लायबिलिटी आएगी, सिर्फ हस्बैंड के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेगी भरण पोषण की, वो लायबिलिटी उनके परिवार पर भी बनेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे ख्याल से एक सप्ताह पहले ही एक डिसीजन आया है, वो सर राइट टू रेसिडेंस के ऊपर आया सर वो। जी हाँ। अब सवाल ये उठता है कि जब आप भरण पोषण दोनों तरफ से चलता है, इवन हस्बैंड भी हकदार होता है और उसको भी ये जानने का हक है कि उसकी पत्नी की कितनी सैलरी है। तो क्योंकि सूचना के अधिकार में अनिल जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आपके रूम में कोई व्यक्ति हैं इस तरह से, वो जो हलचल हो रही है, और बैठ करके कृपया वो करें। हाँ, बैठ आप सारे लोग एक सर्टेन मुद्रा में, देखिए आप सबसे निवेदन है, सारे लोग इतने भी हैं, आप लोग एक निश्चित मुद्रा में बैठ करके ही कार्यक्रम सुना करें और अपनी बातें रखा करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो आसपास की जो हलचल होती है और ये जो वीडियो में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो लेट करके ना सुने, बैठ करके सुने। यदि लेटना है आप लोगों को तो अपना वीडियो आप ऑफ करके रखें। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो मुद्रा है लेटने जैसी रहती है, तो उचित नहीं है। थोड़ा सा आप लोग, अभी डिसेंसी और मोरालिटी की बात आ रही थी, सर बात कर रहे थे, इतना सुंदर तरीके से आपको समझा रहे थे, तो इस बात को आप हमारी लोगों की मीटिंग में भी आप लोग इसको फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद जी। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से रहता है, हस्बैंड को भी ये जानने का हक है कि उसकी सैलरी जो है, उसकी पत्नी की सैलरी कितनी, ताकि कंपनसेशन डिसाइड हो पाए। और उसमें अगर ये हस्बैंड भी मांग सकता है कंपनसेशन, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक पहुंचा है कि राइट टू रेजिडेंस और ये तमाम चीजें जो हैं उसकी फैमिली के ऊपर आ सकती है, हस्बैंड की फैमिली के ऊपर, तो आप अगर ऐसा मामला बनता है कि आपको अगर ये जानकारी उनकी अपने इन-लॉज की भी चाहिए, तो वो भी होनी चाहिए फिर उस आधार पर। तो ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। जी, आगे आपके प्रश्न जिनके भी हैं कृपया प्लीज गो हेड। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? आ रही सर, नमस्ते सर। ये मैं खंडवा जिले एमपी से बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरे ग्राम पंचायत, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है सर? हाँ चलिए बोलिए, बहुत साफ नहीं आ रही है चौहान जी। सर ये मैं एमपी से बोल रहा हूँ सर जी। मैंने, हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही, सर बोलिए। मैंने आईटी लगी थी ग्राम पंचायत में जानकारी के लिए आईटी लगी थी सर, लेकिन मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कब आपने आरटीआई लगाई थी? 8/8/2018 को लगाई थी सर। तो 8/8/2018 को आपने आरटीआई लगाई, और जब आपको जानकारी नहीं मिली तो क्या आपने इसकी अपील की है कहीं? जी सर, मैंने पहले अपील की थी जनपद पंचायत पुनासा को, जब वहां से भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, फिर मैंने अपील की राज्य सूचना आयोग भोपाल को। हाँ, तो क्या आपने ये सब निश्चित समय अंतराल में की थी, मतलब 30 डेज के बाद, फिर 45 डेज के बाद, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन वगैरह का आपने फॉलो? जी सर। कोर्ट रूम नंबर 4 राज्य सूचना आयोग भोपाल में मेरी एक पेशी भी हुई थी सर, और पेशी के बाद में मुझे अपने प्रकरण को निराकृत कर समाप्त कर दिया गया, और क्षतिपूर्ति राशि के रूप में मात्र 3000 रुपए दिए गए सर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी जो चाहिए गई थी वो नहीं मिली। आपकी आवाज बीच में थोड़ा सा कट गई थी, लेकिन आपका कहना है कि आपके प्रकरण में सुनवाई भी हो गई है और अभी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है, ही ना? जी सर। तो आप इसकी धारा 18 के तहत एक बार पुनः शिकायत कर दें संबंधित राज्य सूचना आयोग में,
और उनको बता दें कि महोदय आपके द्वारा जो आदेश दिया गया था जानकारी देने के लिए, वो जानकारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दी गई है। अतः आप इसमें कष्ट करके जानकारी दिलवाएं और इनके ऊपर अधिकतम जुर्माने की कार्यवाही करें। इस तरह से आप एक लेटर उनको लिख दें राज्य सूचना आयोग को। हाँ, राज्य सूचना आयोग को। जब भी कभी आप लोगों को यदि जानकारी नहीं मिलती है, राज्य सूचना आयोग का आदेश होता है कि 15 दिन 1 हफ्ते के अंदर आप जानकारी दें, और यदि संबंधित लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं उस अंतराल में, उस समय अंतराल में, तो आप लोग राज्य सूचना आयोग को ये बताना ना भूला करें कि मतलब उन्होंने जानकारी आपको नहीं दी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको होती है, इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखा करें। हाँ, राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रकरण को निराकृत कर समाप्त कर दिया गया सर। वो एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, वो एक सामान्य प्रक्रिया, कई बार ये बात आ चुकी है। तो मतलब पेंडेंसी खत्म करने के उद्देश्य से ये सभी राज्य सूचना आयोग कर रहे हैं। यद्यपि कई बार ऐसा कहा जाता है कि बेहतर है कि उसको रखा जाए कि मतलब उसका रिजोल्यूशन हो गया है कि नहीं हो गया है, समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो आप वैलिड ग्राउंड के आधार पर, ऐसा होता है कि जब इवन जैसे कोई ऑर्डर होता है, अब वो ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर है, उसमें सूचना आयोग तो ये मान करके ऑर्डर देता है कि इसमें इसका पालन हो जाएगा। और जैसे हमने ये ऑर्डर दे दिया कि 5 दिन में इनको जानकारी दी जाए, इनके ऊपर 25,000 रुपए शास्ति लगाई जाती है, ये 1 महीने के अंदर जमा किया जाए हम, और ये इनको, या फिर जैसे आपके केस में 3,000 रुपए क्षतिपूर्ति दी गई है। जी, क्षतिपूर्ति 3,000 रुपए दी गई सर, लेकिन जुर्माना नहीं लगाया गया और जानकारी भी प्राप्त मुझे नहीं हुई है। तो पूरा ऑर्डर में क्या जानकारी देने का भी लिखा हुआ था उसमें? जी नहीं, उसमें तो प्रकरण को निराकृत कर समाप्त किया जाता है, क्षतिपूर्ति राशि दे दी गई है। वही मैं कह रहा हूँ, आप ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर के बिंदु में आदेश जो लिखा है, आदेश में कहीं लिखा है कि आपको जानकारी दी जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है सर कि अभिलेखागार भेजा जाए। नहीं, वो तो ऑर्डर का जो है ना, ऑर्डर भेजा जाए जी। सूचना आयोग का जो ऑर्डर है वो अभिलेखागार भेजा जाए जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ सर। आपको क्षतिपूर्ति की राशि दी गई? जी सर, 3,000 रुपए दिया गया सर। 3,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। केस में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपके केस में ऑर्डर सिर्फ क्षतिपूर्ति राशि देने का था जी, और कंपनसेशन आपको दे दिया, जानकारी नहीं दी आपको? जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई सर। हाँ, तो फिर वो और समाप्त भी हो गया है मैटर जी। तो आप दोबारा फिर आप आरटीआई लगा दीजिए, हम ये कर सकते हैं सर। इसी प्रकरण को मैंने केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली को भेजा है सर। और मिस्टर चौहान, मेरा ये कहना है, आप जरा वेबसाइट चेक करवाइए जी। पंचायत से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है जी, सारी इंफॉर्मेशन, अधिकतर इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, पंचायत दर्पण पर देखिए आप जी, क्या सॉफ्ट जो है वो उनके इसमें उस पे देखिए जी, उसमें बिल वाउचर से लेके तमाम चीजों की जानकारी है। तो अगर आपको लगता है कि उसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप आरटीआई लगाइए। लेकिन सर वो लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिकॉर्ड वगैरह ग्राम पंचायत में उपलब्ध है ही नहीं। मेरी बात समझिए आप जी, वेबसाइट पर, पंचायत दर्पण वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। प्रिया सॉफ्ट जो है उस पर भी जानकारी उपलब्ध है। पूरे देश भर की जानकारी जो है उस पर आप जाएंगे तो उसमें आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो भी जनपद पंचायत है उसको सेलेक्ट करेंगे और वो उसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रिया सॉफ्ट में वहां पर भी मिल जाएगी। और पंचायत दर्पण का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर के वो जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप उस पर आरटीआई लगा सकते हैं और आरटीआई लगाइए, क्योंकि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये तो नहीं, ये ठीक जवाब नहीं है। मतलब जानकारी वही उपलब्ध नहीं हो सकती जो जानकारी नहीं एग्जिस्ट करती हो। सर, न तो ग्राम पंचायत में उसका कोई रिकॉर्ड पाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई, क्योंकि मनरेगा के काम के तहत ग्राम पंचायत में बहुत सारा फर्जीवाड़ा किया गया था, इसीलिए मैंने आरटीआई लगा के जानकारी मांगी थी सर। ठीक है, आप वो प्राप्त करना आपका अधिकार है, वो आपको करना भी चाहिए। तो आप उसके लिए आप दोबारा आप आरटीआई लगा दीजिए जी। अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक और आरटीआई लगा दीजिए। और आपके साथ गलत हुआ इसीलिए आपको कंपनसेशन भी दिया गया है, ये तो तय है। वही तो सर, अब 3,000 रुपए दिए गए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं थी सर, मुझे तो जानकारी चाहिए थी। नहीं, आप
देखिए मिस्टर चौहान, आपको मैं बताता हूँ कि ये कंपनसेशन जो होता है जी उसको आप ये उसके लिए नहीं दिया जाता है कि आप मतलब पैसे की आपको आवश्यकता ही नहीं, इसका असर जो है आपको, अगर डिपार्टमेंट ने उसको बकायदा आपको ये पता करना है कि कैश में दिया है आपको या फिर उसकी रसीद कटी होगी कि नहीं कटी होगी, ये भी देख लीजिएगा। 3,000 रुपए कैश में दिए गए सर। तो आप 3,000 रुपए कैश दिया गया। तो मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ। आप एक आरटीआई लगाइए कि आयोग के आदेश अनुसार मुझे 3,000 रुपए जाने का आदेश था, उसकी रसीद मुझे दी जाए। रसीद ली है सर, मैंने रसीद है मेरे पास सर। नहीं, उस जो रसीद गवर्नमेंट, अच्छा सरकार ने आपको दिया होगा ना, शासन ने आपको दिया है। जी, ग्राम पंचायत सचिव ने दिया सर। हाँ, नहीं, ये किस खाते से दिया गया, आप ये मांगिए कि ये डिपार्टमेंट में किस खाते से दिया गया ये पैसा। क्या होगा, जहां तक मुझे लग रहा है आपके केस में, कि पंचायत सचिव ने अपनी जेब से पैसा आपको दे दिया और एक कागज पर आपसे साइन करा दिए। जी, यही हुआ सर। हाँ, तो ये गलत चीज है। ये जो कंपनसेशन दिया जाता है, देखिए ये शासन को देना है, पंचायत सचिव को निजी तौर पे नहीं देना है। जो पेनल्टी होती है वो उन पर पर्सनल लगती है, लेकिन कंपनसेशन गवर्नमेंट को आपको देना है। और जब गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है तो आप जो कह रहे हैं कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, भले ही वो 1,000 रुपए का कंपनसेशन हो या 500 रुपए का कंपनसेशन हो, वो ऊपर तक उस अधिकारी के पसीने छूट जाते हैं कि वो उसको ऑडिट में कैसे दिखाएंगे जी, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि उससे उसकी जो गलती है वो सामने आ जाती है कि इसमें किसी अधिकारी ने गलत काम किया, इसीलिए उसको कंपनसेशन देना पड़ा है। तो ये रिकॉर्ड पर रहेगा और उसमें ऑडिट का ऑब्जेक्शन आता है। तो सर ये कंपनसेशन की वो जानकारी सचिव से लेना पड़ेगी सर, कि किस खाते से पैसा दिया गया। हाँ बिल्कुल, आप कंपनसेशन की जानकारी आप रजिस्टर्ड पोस्ट से एक आरटीआई लगाइए, उसमें कि भाई ये कंपनसेशन की जानकारी किस खाते से दी गई है, उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए। तो ठीक है चौहान जी, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इलीगल है कंपनसेशन, अगर वो ऐसा कंपनसेशन दिया गया उसकी आप सूचना आयोग में शिकायत भी करिए। जी, ठीक है। जी, आगे आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली जिला से। यदि आज्ञा हो तो मैं सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। जी सर, हमारे यहाँ जिला सिंगरौली में नगर निगम में बहुत सारे अधिकारी हैं जो जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी ज्यादा समय तक यहाँ पर टिके हुए हैं, 3 साल 5 साल से गुजरा। और एक एसडीएम है वो तो काफी समय से है, और इन लोगों की वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं आरटीआई लगाना चाहता हूँ कि इन लोग का क्या कार्यकाल रहता है और कब से कब तक है, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इससे सवाल क्लियर नहीं होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आपका नेटवर्क सही नहीं है। फिर से पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। क्या है कि आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम आप ऐसा कर, अपना वीडियो ऑफ करिए, अपना वीडियो ऑफ करिए। जी सर। अब पूछिए। सर मैं सिंगरौली जिला से हूँ, और यहाँ नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो 3 साल 5 साल से ज्यादा यहाँ पर जमे हुए हैं, और किसी तरह से अगर इन लोग का ट्रांसफर होता भी है तो फिर वो रोकवा लेते हैं। हमारे यहाँ के एसडीएम भी हैं कुछ, जो हमारे यहाँ 3 ये क्षेत्र हैं, ये अलग अलग, जैसे हमारे चितरंगी है, देवसर है, सिंगरौली है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है। कहीं ना कहीं ये अपना मतलब पोजीशन स्थापित करवा लेते हैं, अपना ट्रांसफर भी रुकवा लेते हैं, और इन लोगों की वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, क्योंकि कंपनी का क्षेत्र है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो ये लोग को मुआवजा भी बहुत सारा हासिल करने के लिए लोग यहीं पर रहते हैं। तो इन लोग के बारे में आरटीआई लगाना चाहता हूँ मैं, तो इससे क्या क्या करना चाहिए सर, क्या पूछना चाहिए?
प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया है सर, कृपया अपना अनम्यूट कर लें। जी। और आत्मदीप जी आप जवाब देंगे इसका? हाँ, आत्मदीप सर कृपया अनम्यूट कर लें आप अपना। जी। गांधी सर भी कृपया अनम्यूट कर लें। देखिए, ऐसी शिकायतें सब जगह है, भोपाल में भी है कि कई अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरण नीति में जो एक पद पे अधिकतम ठहराव की अवधि तय है, जो आमतौर पर 3 वर्ष है, उससे अधिक समय तक एक ही पद पे जमे हुए हैं। तो ट्रांसफर स्थानांतरण नीति का उनके मामले में ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में जो प्रश्नकर्ता है उन्होंने पूछा कि हमको किस तरह से जानकारी मांगनी चाहिए, तो आरटीआई लगाने का हमें लगता है कि कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी पता है कि ये 3 वर्ष से अधिक समय से यहाँ है, और सरकारी दफ्तरों में भी बोर्ड लगा होता है, जो बड़े अधिकारियों की तो कार्यकाल भी लिखा होता है कि उनसे पहले कौन कब तक रहा और अभी जो वर्तमान में वो किस तारीख से कार्यरत है, उसकी भी मोबाइल से फोटो खींची जा सकती है। और वैसे आपको पता है कि वो इतने समय से यहाँ है, तो इस मामले में तो सीधा संबंधित अधिकारियों को शिकायत करना बेहतर होगा। जैसे कलेक्टर है, मुख्य संभाग आयुक्त है, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव हैं, संबंधित विभाग जिस विभाग का वो अधिकारी या कर्मचारी है उसका प्रमुख सचिव है, और राज्य का मुख्य सचिव, इन लोगों को शिकायत की जानी चाहिए कि इसमें स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, ये कराया जाए, और जिम्मेदारी भी तय की जाए जो पालन नहीं करा रहे हैं संबंधित अधिकारी इस मामले में, ये शायद बेहतर होगा। बिल्कुल। आगे बढ़ें। हाँ, अभी इन लोगों को अलाउ करना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ, आप लोग अपना अनम्यूट कर लें, अब अलाउ हैं, आप लोग एक एक करके अनम्यूट कर लें और पूछें कृपया। सर नमस्कार, मैं रंजन सिंह पटेल बोल रहा हूँ रीवा से। सर मैंने पंचायत में आरटीआई दायर की थी सर, सोशल ऑडिट के लिए, और 14वें वित्त आयोग की जो 20% राशि ये लोग खर्च करते हैं उसकी जानकारी मैंने मांगा था सर। तो संतोष पटेल जो सेक्रेटरी है अपनी पंचायत का, ये तो गलत तरीके से मुझे बुलाया कि आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, आप आइए। फिर एक लेटर पैड में जो बिना सिग्नेचर के था, मेरे सिग्नेचर करा रहा था कि आपकी सोशल ऑडिट 17/10 को पूरी हो गई है और सारे दस्तावेज आपको मिल गए हैं, लेकिन मैंने सर सिग्नेचर नहीं किया, मैंने छीन लिया उससे लेटर पैड। और दूसरी सर मेरी प्रॉब्लम, मैंने मऊगंज में भी डाला था आरटीआई की सर, मैंने 3 साल से पंचायत भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा हूँ और कार्रवाई नहीं, तो मैंने आरटीआई डाला। तो सर जो अनिल मिश्रा है जिसको आपने पेनलाइज कर चुके हैं, वो गलत तरीके से जो उसको सचिवों का समूह है वो दबाव डलवा रहा है और धमकियां दिलवाता है। मैं इसमें शैलेश गांधी जी से अनुरोध करूंगा वो जवाब दे दें। नहीं, मेरे हिसाब से ये जो बात कर रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, तो आप सूचना के अधिकार के तहत कुछ मांग रहे हैं, उसके लिए धमकी दे रहे हैं आपको? जी हाँ, मैंने उनसे जानकारी मांगा और जानकारी को देना नहीं चाहते सर। और धमकी दे रहे हैं, कमीशन को कंप्लेन कीजिए और पुलिस में कंप्लेन कीजिए, मेरे हिसाब से यही 2 रास्ते हैं इसमें। तो सर तो जो ये पंचायत के सेक्रेटरियों का एक समूह होता है और जनपद में, तो जनपद से भी ये धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अनिल मिश्रा से मैंने जानकारी मांगी है सर, और एक बार पेनलाइज भी हो चुके हैं वो। धमकी देना इज ए क्रिमिनल थिंग, तो आप उसमें पुलिस में कंप्लेंट करिए आप। सर वो डायरेक्ट धमकी नहीं दे रहे हैं, उनका जो समूह सेक्रेटरियों का उनका पकड़ है जिनसे जो, तो समूह सेक्रेटरी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करिए। धमकी तो आपको मिल रही है ना, धमकी तो आ रही है ना आपके पास। गंभीर विषय, धमकी ऐसी आनी गंभीर विषय, आप इसको गंभीरता से लीजिए, आप इसमें कंप्लेंट करिए पुलिस में। ठीक है सर। जी। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्कार। मेरा सवाल था, सभी को नमस्कार, कि जैसे अभी सर ने कहा कि ट्रांसफर से रिलेटेड एक केस है जहां बुलंदशहर से रिलेटेड में स्कीम है 80 लाख का, वहां पे कार्रवाई के लिए एक आदमी की पोस्टिंग 15 साल से है। मैंने सीएम ऑफिस को भी लेटर लिखा, चेयरमैन रेवेन्यू को लिखा, चेयरमैन रेवेन्यू ने उठा के उसको ट्रांसफर कर दिया डीएम ऑफिस में। डीएम ऑफिस का आरटीआई लगाते हैं, वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं। सेकंड चीज,
सीएम ऑफिस में कंप्लेंट की, वहां से लेटर फॉरवर्ड होके आई है डिवीजन कमिश्नर मेरठ, और मैंने डिवीजन कमिश्नर मेरठ पे आरटीआई लगाई कि सीएम ऑफिस से लेटर फॉरवर्ड होके आपके पास आया है, मुझे ये जानकारी दें कि इस पे डिवीजन कमिश्नर ने क्या ऑर्डर दिए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड कराएं। फर्स्ट अपील में कोई जानकारी नहीं, फर्स्ट अपील में उन्होंने सिर्फ एक रिप्लाई दे दिया कि हमने आपका जो सीएम ऑफिस का लेटर था वो डीएम बुलेट सर को फॉरवर्ड कर दिया। फिर मैंने उनको लिखा कि मेरी कंप्लेंट अगेंस्ट थी डीएम बुलेट सर के, तो सर अब इस केस में क्या करना चाहिए? हाँ आत्मदीप जी बताइएगा, आप वो आपने ही बताया था इसमें कि किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आत्मदीप जी। सर अनम्यूट कर लें। प्रश्न करता है, उनकी बातों से लगता है कि वो इस मामले में ऊपर तक सीएम ऑफिस तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। यस सर। ऐसी स्थिति में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखता नहीं। सर चेयरमैन रेवेन्यू को भी मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, चेयरमैन रेवेन्यू ने भी लेटर फॉरवर्ड करा, उसकी मुझे दिए कि डीएम ऑफिस डीएम कार्रवाई करेंगे, जबकि मैंने रिटर्न कंप्लेंट में ये लिखा था कि डीएम ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ना ही वो आरटीआई का कोई जवाब दे रहे हैं फर्स्ट अपील तक। आप सारी शिकायत सब संबंधित मंचों पर कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको परिणाम नहीं मिल रहा है अपेक्षित, तो न्यायालय में जाने का ही रास्ता में लगता है कि ठीक। इस तरह के और भी केसेज इकट्ठे किए जा सकते हैं, सबको शामिल करके भी किया जा सकता है कि राज्य सरकार को हम कोर्ट से मांग करें, हाई कोर्ट में भी रिट की जा सकती है कि कोर्ट से मांग करें कि वो दिशा निर्देश जारी करे कि प्रत्येक मामले में इस तरह के स्थानांतरण नीति का पालन किया जाए और जो उल्लंघन करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जनहित याचिका का भी विषय होता है। दूसरा जो मेरा जानकारी चाहिए थी कि लेटर सीएम ऑफिस से फॉरवर्ड होके डिवीजन कमिश्नर को आता है कार्रवाई के लिए, और उसमें भी मैंने सीएम को ये लिखा था कि डीएम ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जनवरी में कंप्लेंट दी हुई है सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के प्रूफ के साथ, तो इस पे कार्रवाई की जाए। जब मैं डिवीजन कमिश्नर को आरटीआई लगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो सीएम ऑफिस से फॉरवर्ड होके आई थी, आपके ऑफिस से डिवीजन कमिश्नर ने क्या आदेश किए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी कॉपी दो, आदेश की कॉपी दो, और मेरी आरटीआई एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया गया उसकी मुझे सत्यापित कॉपी दो। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज लिख दी कि हमने डीएम ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या वो उनका ये रिप्लाई देना उचित है? सेकंड अपील तो मैं फाइल कर चुका हूँ, कंप्लेंट फाइल कर चुका हूँ। देखिए सरकारी प्रक्रिया यही है, आप राज्यपाल को शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को करेंगे या मुख्य सर मैं राज्यपाल को भी लेटर लिख चुका हूँ, एलजी को भी लेटर लिख दिया है जी। तो इसमें ये रूटीन की कार्रवाई है कि आप राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को या उच्च अधिकारी को करेंगे, वो उसको मार्क कर देगा, आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को प्रेषित, ये टिप लगा के सब शिकायतें। कई बार तो ये होता है कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उसी अधिकारी के पास वो कार्रवाई के लिए आपकी शिकायत पहुंच जाती है। इस सर वो सारी डीएम के अगेंस्ट में कंप्लेंट सारी डीएम को ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, विजिलेंस ने डीएम को फॉरवर्ड करी, सीएम ऑफिस ने डीएम को फॉरवर्ड करी, विजिलेंस ने भी कर दी, सीएम ऑफिस ने भी कर दी, सब वो डीएम को, मेरी कंप्लेंट ही डीएम के अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये एक तरह से घोर अन्याय की श्रेणी में आता है कि जो मुलजिम है उसी को आप मुंसिफ बना दें। तो ऐसे मामलों में ये सीधा सीधा जनहित की अनदेखी का और नियम का कानून नीति। सर एक मिनट में माफी चाहूंगा, एक चीज और क्लियर करता हूँ। एक यूपी गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी का लेटर है 2018 का, उसमें इस क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर कोई जनहित में शिकायत की जाती है और जिस ऑफिसर की शिकायत की जा रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन उससे एक रैंक पर, कमिश्नर को ये लिख के दिया कि भी चीफ सेक्रेटरी का ये डेट है, ये ऑर्डर नंबर है, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैंने कंप्लेंट है डीएम के अगेंस्ट, आप डीएम को क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं? तो आप तो चीफ सेक्रेटरी के आदेश को भी अवहेलना कर रहे हैं, तो कोई रिप्लाई ही नहीं देते, कोई एक्शन ही नहीं, कोर्ट के अलावा सर कोई रास्ता भी नहीं नजर आता।
एक आसान रास्ता ये है कि आप लिफाफे पे व्यक्तिगत लिख के और योगी आदित्यनाथ जी को ये सारा किस्सा लिख दें। सर मैंने योगी आदित्यनाथ जी के नाम से लेटर भेज रखा है, रजिस्टर्ड पोस्ट, एलजी के नाम से वो वहाँ वैसे लाखों हजारों पत्र सीएम ऑफिस में रोज आते हैं, वो नीचे के लोग ही खोल के और उसको आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा देते हैं, केवल सिग्नेचर सीएम के ले लेते होंगे, पूरी डिटेल में सीएम नहीं जा पाता। व्यक्तिगत लिखेंगे तो वो खुद प्राप्त करेंगे उस डाक को, तो शायद कोई रास्ता निकल जाए, एक संभावना ये होता है। नहीं तो उसमें मतलब चीफ मिनिस्टर ना लिखे, योगी आदित्यनाथ लिखे और उनका एड्रेस डाल दूं, यही करूं? नहीं सब कुछ लिखिए, लेकिन ऊपर लिफाफे पे व्यक्तिगत ऑब्लिक गोपनीय ऐसा कुछ लिख दीजिए, तो वो दूसरा नहीं खोलेगा। सर वो लिख के कर चुका हूँ, सीएम के नाम से भी योगी ऑनेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और एलजी के नाम भी ऑनेबल श्री आनंदीबेन, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेज चुका हूँ, उस पे भी आरटीआई लगाई। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। आपका ध्यान गया नहीं जो बात हमने कही, एक बार पर्सनल लिख के भी चिट्ठी डाल के देखिए सीएम साहब। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़े जी। आगे प्रश्न किसी का है तो कृपया आप लोग पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय है। सर जी नमस्कार, मैं शबीर बात कर रहा हूँ भोपाल से। सर अभी जैसे एक अभी बात जो आई थी कि जिस अधिकारी की शिकायत की जा रही है उनको जांच दे दी गई है और मामला उन्होंने अपने फेवर में करके और जो शिकायत थी उसको दबा दिया गया, तो इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम? सर मेरी आवाज सर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी। जी मेरी एक्चुअली एक एसआई एक थाने में है, तो उनकी मैंने शिकायत करी थी। एक्चुअली वो एक जो चौकी प्रभारी है वहां पर, तो उन्होंने मेरी एक शिकायत एक एफआईआर लेने से मना कर दिया था, तो उसकी मैंने शिकायत करी थी, मानव अधिकार में भी करी थी और एसपी महोदय के पास में भी करी थी, तो और सीएम हेल्पलाइन पर भी करी थी। तो उसकी जब कार्रवाई हुई तो ऑलरेडी उन्हीं को वो चार्ज दे दिया गया कि वो अपनी जांच करें, और जांच में उन्होंने ये कह दिया कि भाई इनका एक प्रकरण चल रहा है और ये अपने बचाव में ये कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने स्वयं जांच करके और खारिज कर दिया उसको। मतलब जो दोषी है वही जांच करके आपका प्रकरण। जी जी उन्होंने खुद मेरा आवेदन लेने से वही तो अभी बात चल रही थी इसके पहले, वो गोस्वामी जी भी यही बता रहे हैं। ये सर कि ऐसे अधिकारियों पे कैसे हम कार्रवाई करें? मैंने जो आरटीआई से जानकारी मांगी उस पर तो उन्होंने दिया है मुझे जानकारी कि भाई उनके द्वारा ही दिया गया है, कि उन्होंने अपना नाम लिखा है कि इनके द्वारा जांच करके ये बताया गया है कि आपके ऊपर कोई प्रकरण चल रहा है जिसके बचाव में आप ये कर रहे हैं। मेरी शिकायत थी कि मेरा आवेदन लेने से मना किया और उन्होंने अपने पदीय दायित्व को का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम जो मेरे आ रहा है वो उसकी वजह से आया है। इस संदर्भ में गांधी सर कृपया मार्गदर्शन करेंगे, थोड़ा सा गाइडलाइन। मेरे हिसाब से जैसे देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कोर्ट कुछ कर सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ सूचना का अधिकार इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया इतनी बदतर है, इसके लिए हम रास्ते ढूंढते हैं कि कोर्ट को छोड़ के कुछ हो जाए, बट जहां पे जैसे जिस प्रकार की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं मेरे हिसाब से तो कोर्ट ही कुछ कर सकेगा। तो सर जब ये जानकारी आ गई कि जिस अधिकारी की कंप्लेन करी थी उन्होंने ही अपनी जांच करी है, तो क्या मैं इस शिकायत को या शिकायत कर सकता हूँ कहीं, या फिर सीधे कोर्ट में ये दायर करूं कि भाई मेरी शिकायत पर उन्होंने स्वयं क्या ये कोई कानून है जिसपे अंतर्गत वो स्वयं अपनी जांच कर सकता है? नहीं, पहले देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमार के केस में रूलिंग है कि जब कोई कंप्लेंट देता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है तो उसकी एफआईआर लिखना पुलिस का धर्म है, पुलिस की फर्ज है, वो फर्ज से चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये ऑफेंस है पुलिस के बिहाफ पे। और मगर इसका सोल्यूशन सिर्फ कोर्ट में मिलेगा। बाकी आपको कह सकता हूं कि आप सेक्रेटरी को लिखिए, कमिश्नर को लिखिए, चीफ मिनिस्टर को लिखिए, बहुत करके वहां से कुछ होगा नहीं ऐसा लग रहा है आपकी बात से, तो फिर कोर्ट ही आपका एक आसरा रहता है। जी सर।
इस जो आरटीआई में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसके बिहाफ पे मैं कोर्ट जा सकता हूँ इस अधिकारी के खिलाफ में? मेन तो आपके सवाल ये है कि आपने कंप्लेंट दी और उसने एफआईआर नहीं बनाई। जी, मेरी एफआईआर नहीं, मैं 3 बार वहां पे गया, सुबह, दोपहर और शाम में। उन्होंने मैं एक्सेप्ट समझ नहीं गया। तो आप तो वही वो ही आपका प्रकरण क्या था? ऑफेंस है। एफआईआर जी सर, एक्चुअली मेरा प्रकरण ये था कि मेरा एक से जो विवाद चल रहा है उसमें एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था हमारा हाई कोर्ट से। तो उसमें ये था कि विदाउट कंडीशन मैं उसको अपने साथ लेकर आने वाला हूँ। तो उस आदेश के प्रतिपालन में मेरी वाइफ और हम दोनों थाने में पहुंचे थे। मैं भी उनको लेने गया था, वो भी वहां पे आने के लिए आई थी। लेकिन वहां पर उन्होंने ये जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसमें ये था कि विदाउट कंडीशन ये जाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो जो एसआई महोदय वहां पे इंचार्ज थे, उनका कहना था कि भाई आप इनको सिक्योरिटी लीजिए और कुछ लिख कर दीजिए इनको, तब ये जाएंगी आपके साथ। मैंने कहा साहब, ये आप हाई कोर्ट का आदेश आपके हाथ में रखा हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विदाउट कंडीशन ये मेरे साथ जाएगी और इसका पालन कराना आपका फर्ज है। तो उन्होंने कहा देखिए मुझे फर्ज मत बताइए, आप थाने में आ चुके हैं और हम यहाँ पे आपकी सब खैर खबर निकाल देंगे। तो हमने कहा साहब जो आपको निकालना निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसको लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप इनको मेरे साथ भेजिए क्योंकि हाईकोर्ट का यह आदेश है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप लिख कर दीजिए, और इनके पिताजी का कहना है कि आप जब तक लिख कर नहीं दोगे तो ये जाएगी नहीं। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं कुछ लिख कर नहीं दे सकता। तो मेरा अगर ये नहीं भेज जा रही है तो मेरा आवेदन आप ले लीजिए कि मैं लेने आया हूँ और ये जाना नहीं चाहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे नहीं ले सकते, और मेरा आवेदन नहीं लिया गया और उनको मेरे अगेंस्ट उनको लिख कर दिया गया कि ये बंदा जो है इनको ले जाना नहीं चाहता, रखना नहीं चाहता है, ऐसे लिख करके उनको दे दिया गया, जिसके बिहार पे मेरा केस आगे प्रोसीडिंग में चला गया। तो मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी वजह से। नहीं तो आपको भी अपना अधिकार था कि आप वो उसी समय रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना ये सारी चीजें रख सकते थे कि मैं लेने गया था और आने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने भी, पुलिस वालों ने भी सहयोग नहीं किया। ये भी आप अपनी बात रिकॉर्ड पे रख सकते थे। जी सर, मैंने तुरंत उसको जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड पे लेकर और सीएम हेल्पलाइन पे भी किया और उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स भी पंच किए। और उसके बाद हेल्पलाइन क्या करेगा? आप शादी ब्याह के मामले में सीएम हेल्पलाइन, उसमें सर एक्चुअली वो कोर्ट का ऑर्डर था जिसका वो पालन भी नहीं किए और मेरा कोर्ट का ऑर्डर, एक मिनट आप समझिए बात को, कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं कि कोई जबरदस्ती किसी को किसी के साथ रहने के लिए मजबूर कर दे। कोर्ट का बस इतना आदेश था कि आपके साथ अनकंडीशनल जाएंगे, ये कोर्ट का ये था। मतलब ये, लेकिन ये आपकी वाइफ का डिसीजन है कि वो जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है। इसमें पुलिस के खिलाफ, इसमें एफआईआर किस चीज की करवाना चाह रहे थे आप? नहीं, हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि हम लेने आए हैं, वो नहीं आना चाहती है। हाँ तो हम सिर्फ ये थे कि वो नहीं आना चाहती है, हम लेने आए हैं यहाँ पर। उन्होंने ये आवेदन लेने से मना कर दिया मेरा। ठीक है, तो आप अपना आवेदन दे दीजिए, अपना वो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए पुलिस को आवेदन अपना। सर दे दिया, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि उनको लिख कर दे दिया कि ये लेने ही नहीं आए, लेना नहीं जाना चाहते हैं। तो इसके इस एक तरफा कार्रवाई उन्होंने जो ये करी, उसके बिहाफ पे मेरा केस आगे प्रोसीडिंग उनके फेवर में गया। नहीं, आप एफआईआर किस चीज क्या कराना चाहते थे, अब ये बताइए। मैंने सिर्फ आवेदन दिया था कि मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ इनको लेने के लिए, ये जाना नहीं जा रही, मैं कोई कंडीशन लिख कर देना नहीं चाहता। एफआईआर किस चीज की होगी? कोई एफआईआर नहीं बनेगा सर। इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये आपका मामला क्या आरटीआई से जुड़ा? आपने आरटीआई लगाया था क्या इस पर? कुछ जानकारी मांगी थी आपने? उस पर कार्रवाई क्या हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच करी और पाया कि आपका जो प्रकरण चल रहा है जिसके बचाव में आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये क्या बचाव हुई कि कोर्ट का आदेश है और मैं लेने पहुंचा और मेरा आवेदन भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं आप लिख कर दीजिए, और मैं लिख कर देना नहीं चाहता। मैंने यही अपने आवेदन में लिखा हुआ था कि मैं कुछ भी लिख कर दूंगा नहीं, ये मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती है, मैं लेने आया हूँ। पर ना उन्होंने भेजा और ना ही मेरा आवेदन लिया कि मैं आया हूँ तो ये नहीं जाना चाहती है। तो नहीं, अपन ऐसा करते, हाँ नहीं वो ठीक है। आप जैसे आरटीआई के जवाब आपके हाईकोर्ट का आदेश क्या था, किस संदर्भ में था, और वो सूचना के अधिकार से किस तरीके से शामिल है, थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक प्रतीत हो रहा है जो आपका आदेश था वो एक फैमिली मैटर था और वो फैमिली कोर्ट के रिलेटेड कोर्ट एक्ट के तहत उन्होंने ऑर्डर किया होगा। अब वो पहले आप ऑर्डर को समझिए और उसका आरटीआई से रिलेट करना आप मैं आपको सब्बीर जी, मैं आपको एक नंबर दूंगा, नित्यानंद जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका नंबर दूंगा, वो आपको इसका लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको कुछ और मामला आता है तो फिर अगले मीटिंग में बात करेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे।
ओके, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको एडवोकेट ज्यादा इसमें बेहतर इसमें आपको राय दे सकते हैं आप। सर मेरा सिंपल से एक सवाल था कि क्या कोई अधिकारी स्वयं की जांच कर सकता है, और नहीं कर सकता तो हम क्या कंप्लेंट कर सकते हैं कहीं, बस इतना सवाल है मेरा। नहीं, अधिकारी स्वयं की जांच ये स्थापित एक जी जी जी, बस सर यही सवाल है मेरा। ओके, आगे कोई आरटीआई से जुड़ा हुआ आप लोगों का कोई प्रश्न है? जी मेरा एक है सर। आदाब सर, हम छपरा बिहार से बोल रहे हैं सर। 30 जनवरी 2012 को एक द्वितीय अपील लगाए थे सर, जिसका आज तक किसी तरीके का कोई सुनवाई या नोटिस नहीं मिला सर। क्या करें इसमें सर? आप उसमें देखिए क्या है कि पेंडिंग केसेस काफी ज्यादा हैं सूचना आयोग के सामने। आप ये बिहार सूचना आयोग में भी पेंडेंसी है, तो आप अब उसके लिए अगर आप जल्दी सुनवाई करना चाहते हैं आउट ऑफ टर्न, क्योंकि कई जगह 2017 के मामले भी चल रहे हैं, 2018 के मामले भी चल रहे हैं, तो उसमें आप एक अलग से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ जो राज्य सूचना आयुक्त हैं जिनके पास आपका प्रकरण है, उनसे जाकर के मिल सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा मामला जो है, मेरा प्रकरण आप जरा जल्दी ले लीजिए सुनवाई में। वही एक रास्ता है इसमें जल्दी सुनवाई कराने का। जबकि 17 का, 18 का, 19 का सर ये सुनवाई हो रहा है, जिसमें हमारा भी है 18 का सर, 19 का वो सुनवाई हुआ सर, लेकिन 12 का ये है सर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। 2012 का? उसके लिए जी सर, 30 जनवरी 2012 आपको उसका वार्ड नंबर भी मिला हुआ है सर। वो आपने देख लिया, उसमें कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है? ये पता कर नहीं हुई सर, नहीं हुई सर, कंफर्म। हाँ, तो आपको इसमें ये करना चाहिए कि आपको मिस्टर कादरी आपको जाकर के सूचना, जैसा मैंने बताया आपको, राज्य सूचना आयुक्त से आपको जाके मिलना चाहिए और वहाँ रिक्वेस्ट करनी चाहिए और वहाँ अपना लिखित में एक आवेदन दीजिए कि ये मेरा प्रकरण है, ये 2012 से लंबित है और 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है, और 30 दिन की जगह यहाँ पर 8 साल हो गए हैं। जी सर। ये आत्मदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे उपयोगी सलाह आपके लिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लिए ये है कि आप सूचना आयोग में एक आरटीआई भेजें डाक से, ये मेरा प्रकरण है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पर अभी तक की गई कार्रवाई की प्रमाणित जानकारी, ये सबसे अच्छा होगा। दूसरी बात, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो इतनी फाइलों का ढेर होता है, 2012 की है शायद आपकी, वो निकाल पाएंगे कि नहीं, आपको एप्लीकेशन लेके कि ठीक है देखेंगे, वापस भी लौटाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा है कि उनको 30 दिन में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी उस अपील पे 2012 से अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये ऊपर में लिखेंगे सर आवेदन के ऊपर में। जी बोलिए। आवेदन के ऊपर में लोक सूचना पदाधिकारी लिखेंगे या राज्य सूचना आयुक्त महोदय लिखेंगे सर? नहीं, हर आरटीआई लोक सूचना अधिकारी को ही लगाई जाती है, उसी को संबोधित होना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग बिहार, ये लगाई, क्योंकि इतनी लंबी पेंडेंसी देखिए 8 साल इतना नहीं होता है। आप खुद बता रहे हैं कि 17, 18, 19 की सुनवाइयां वहां चल रही है, तो ये भी पता कर लीजिए आयोग में कोई किसी को भेज के अपना पत्र देके, एक तो आरटीआई तो लगाई दीजिए, दूसरा ये भी पता कर लीजिए कहीं आपकी फाइल किसी कमी की वजह से नस्तीबद्ध यानी मामला बंद तो नहीं कर दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है सर, आयोग में गुम हो गई है, नहीं तो इतना 8 साल की इतना टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है सर, इसलिए आवेदन जब जिस समय आवेदन जमा होता था सर, तो उस समय जांच करके वार्ड संख्या दिया जाता था, और उसी तरीके से वो दिया होगा मिस्टर कादरी, वो सब दिया रहता है, लेकिन आपको ये 2012 का जैसे आत्मजीव जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, 2012 की पेंडेंसी इतनी लंबी पेंडेंसी नॉर्मली होती नहीं है, और अगर हो सकता है कि आपकी फाइल पेंडेंसी में हो लेकिन वहां रिकॉर्ड पर नहीं हो। कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट हर जगह हर शासकीय कार्यालय का उतना अच्छा नहीं होता है, कई बार वो फाइलें गुम भी जाती है या किसी वो अन्य फाइल में वो फाइल लग जाती है, तो उस वजह से वो इस तरह से मिक्सअप हो जाता है, और वो ये एक दिक्कत है जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, ये हम नहीं ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपको ये सही सलाह दी है आत्मजीव जी ने, ये पता कर लीजिए कि ये कहीं सही में निराकृत हो गई हो, नस्तीबद्ध हो गई हो, या फिर और आरटीआई लगा देते हैं सर, या फिर गुम गई हो। ठीक है, शुक्रिया सर। सर मेरा एक सवाल है, मैं निवेदन करूं? अशोक गोयल बोल रहा हूं दिल्ली से। हाँ गोयल जी बताइए।
सर मेरी सेकंड अपील में एक सुनवाई थी 16 सितंबर को केनरा बैंक के खिलाफ CIC में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली में। टेलीफोन के थ्रू सुनवाई हुई, मैंने अपनी सारी बात रखी जो मैंने रिटर्न में भी उनको दे रखी थी, तकरीबन 3 पेज की। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई नहीं आया और रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई जवाब भी फाइल नहीं किया गया। उसके बाद 9 अक्टूबर को मेरे को ऑर्डर में जानकारी दी गई कि फर्स्ट अपील और PIO ने जो भी जानकारी दी है वो सफिशिएंट है। मैंने जो मुद्दे रेस करे थे, मैंने एक तो ये कहा था कि 30 दिन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, 60 दिन में जवाब दिया, इस पर जुर्माना करा जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की मैंने उनसे डिसीजन की बात कहा कि इन पे जुर्माना करना लाजमी है। तो आयोग ने मेरे को कहा कि हमारी मर्जी है, हम देखेंगे। दूसरी बात, मैंने कुछ जानकारियां मांगी थी जो उन्होंने कहा उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा इसको सेक्शन 6(3) में इनको ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी बनती है। आयोग ने कहा ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर कुछ मैंने और जानकारियां मांगी थी जो उन्होंने कहा जी 8(1)J में नहीं दे सकते। तो मैंने फरानी होटल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 2018 का, उसके बारे में कहा 8(1)J में इस जानकारी को रोक नहीं सकते जो पब्लिक डोमेन में आई है। आयोग ने कहा ठीक है, हम इसको भी देख लेंगे, हमने फैसला करना है। और जो आयोग ने ऑर्डर पास करा उसके अंदर मेरी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। मेरी जो सेकंड अपील में जो मुद्दे मैंने उठाए थे उसका जिक्र नहीं किया गया। 4-6 लाइन का एक ऑर्डर पास कर दिया कि PIO ने आपको जानकारी जितनी दी है वो सफिशिएंट है और हम PIO और फर्स्ट अपील की बात से संतुष्ट हैं। तो मेरा निवेदन ये था, क्या मैं आयोग की इस ऑर्डर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूं, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 8(1)J से संबंधित फरानी होटल का डिसीजन को उन्होंने माना, ना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को माना जिसमें ये लाजमी कहा गया है कि 30 दिन में जानकारी ना देने पर जुर्माना लगाना लाजमी है। कृपया मार्गदर्शन करें। जी सर बताएं। आत्म जी बताएं। जी, आप आयोग में तो शिकायत भेज ही सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त को लिख सकते हैं कि इस प्रकरण में ऐसी त्रुटि हुई है, वैधानिक त्रुटि। लेकिन कुल मिला के क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त को भी ये शक्तियां नहीं है कि वो सूचना आयुक्त के निर्णय में कोई संशोधन करे या उसको पलट दें, इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हाई कोर्ट में रिट याचिका के जरिए इस आदेश को चुनौती दी जाए। सर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर भेज सकता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ है और इस सूचना आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए? बिल्कुल भेज सकते हैं। देश के संविधान के सारे कानूनों के संरक्षक हैं राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल, उनको भी आप भेज सकते हैं। DOPT को भी भेजो एक लेटर? बिल्कुल आप गोयल जी भेज सकते हैं, लेकिन कार्यवाही आपकी जैसा सर कह रहे हैं आप कोर्ट से ही इसके रिलीफ मिलेगी। बाकी वही प्रक्रिया है कि आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेटर भेजेंगे तो आपका लेटर अंत में आकर के वहीं रुकेगा जहां पर आपने कंप्लेन की है। हर विभाग की बात है, इसलिए वो बेहतर होगा कि आप प्रक्रिया का फॉलो करें और संबंधित कोर्ट में जाएं तो बेहतर है। शैलेश जी, आपकी और राहुल सिंह जी की क्या राय है इस मामले पे? मेरा भी ये कहना है मिस्टर गोयल जैसा आत्म जी कह रहे हैं कि इसमें प्रैक्टिकल आपके पास एक ही रास्ता है, वो है हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट ही जा सकते हैं अगर इसको आदेश को आपको चुनौती देनी है, क्योंकि उन्होंने अपीलीय नियम प्रक्रिया का पालन किया है, उसमें आपको सुनवाई का मौका दिया और उसके बाद फैसला लिया है। तो बस आधार ये है कि आपका कि इसमें फैसला विधि सम्मत नहीं है, तो आप उसके लिए फिर हाई कोर्ट में उसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर अपीलीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया होता तो भी आपको फिर भी हाई कोर्ट ही जाना पड़ता, लेकिन उसमें फिर अपीलीय प्रक्रिया का पालन नहीं करने का एक आधार बनता। सर मेरा भी एक सवाल था। देवेंद्र अग्रवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूं। देवेंद्र जी। जी सर, मेरा 22 सितंबर में एक पेशी थी जिसमें मेरे 2 अपील और 2 शिकायत पर सुनवाई थी छत्तीसगढ़ राज्य आयोग में। वहां पर उससे पहले जो नोटिस हुआ था PIO को, उसमें उसको जवाब जानकारी, उस पर जवाब देना था आयोग को, उसने कोई जवाब या जानकारी नहीं दी। वो आयोग में उपस्थित भी नहीं हुआ उस तारीख में। मैं वहां पर उपस्थित होकर आयोग से कहा कि इस संबंध में जो है पहले भी अपीलेंट ऑफिसर ने उनके खिलाफ जानकारी देने का आदेश दिया हुआ था, उसके बाद भी PIO ने जानकारी नहीं दी है। ऐसे मामले में अगर PIO उपस्थित नहीं हुआ है तो इस पर आप अपना जो भी आदेश है आगे का दे दे।
और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, उसने अपील आदेश के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको सुनना चाहेंगे, उनको बगैर सुने हम इस पर निर्णय नहीं देंगे। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि सर कि छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग नया रायपुर में है और यहाँ पर हमको आने में तकलीफ होती है और कोविड का टाइम है, यह सुरक्षित व्यवस्था है। तो ऐसे में हमें आप ऑनलाइन सुनवाई या फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए से सुने, जैसे कि बाकी आयोग में भी ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आप एनआईसी चले जाइए। मैंने वही चीज बोला कि मेरा इशू कहीं जाना नहीं है, मेरा इशू है कोविड का सेफ्टी। सो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप मेरी सुनवाई ऑनलाइन या मोबाइल के जरिए से करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं, आप अपना आवेदन लिख के हमें दे दीजिए। मैंने वहां पे आवेदन लिख के दर्ज करा दिया कि मुझे ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से, चाहे वो जो भी विकल्प आयोग उचित समझे, उस विकल्प के जरिए से मुझे सुनवाई का अवसर दें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे वेबसाइट पोर्टल पे ये जानकारी दी गई कि मेरी सुनवाई की तारीख 1 साल बाद की दे दी गई। जब मैंने वहां पर फोन लगाकर पूछा जो उनके जो अटेंड करने के लिए रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन सुनवाई का अवसर आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन सुनवाई का अवसर मांगा है, वो पॉसिबल नहीं है हमारा देने का, इसलिए हम अगले साल का दिए हैं, ताकि अगले समय तक जो है हो सकता है कोविड की स्थिति सरल हो जाए, आपको आने में दुविधा न हो। तो इस तरीके की परिस्थितियां, जिससे 1 साल बाद की मुझे तारीख मिल गई, जबकि वो ऑनलाइन सुनवाई कर सकते थे। इस संबंध में जबकि 1 महीना पहले मेरी मुख्य राज्य सूचना आयुक्त से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं, आप आवेदन करें। और अभी जब मैंने आवेदन किया, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस तरीके से मुझे आगे के लिए टाल दिया। आगे भी मेरी सुनवाई है, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, इसमें एक तो गलत है, दूसरा इसमें आप ऐसा करिए, आप अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो मुझे ये है कि इसमें तत्काल आपको राहत भी मिल जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी है, ये 2019 का फैसला है। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है कि ये तारीख पे तारीख लगाते रहें। और उसमें एक अपीलेट बॉडी है और उसको उस हिसाब से अगर गुण दोष के आधार पर अगर आप देख लेते हैं कि जानकारी देने योग्य है तो दी जाए। ये जो कह रहे हैं कि मुझे सुनना जरूरी है, अगर वैसा कुछ ऐसा प्रकरण हो जाता है जहां वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो वो अलग विषय है। तो ये विषय पर डिपेंड करता है किस तरह की जानकारी मांगी और क्या सही में उसको सुनना जरूरी है। लेकिन कोर्ट का इसमें मानना स्पष्ट है कि तारीख पे तारीख और इस तरह से सुनवाई पर सुनवाइयां नहीं लगाई जाएगी। आयोग को अपना फैसला देना चाहिए और इसमें प्रथम अपील अधिकारी ने जब अपना एक निर्णय दे दिया है तो उससे अगर उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन की स्थिति बनती है तो ये तो पेंडेंसी बढ़ाने की बात हो गई एक तरह से। तो मैं तो बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ सूचना आयोग के इस निर्णय से। पेंडेंसी बढ़ानी नहीं है बल्कि पेंडेंसी को कम करना है। और ये 1 साल अगर बाद का विषय, कोई आपने कोई ये तो नहीं कहा है कि हम कोरोना के समय आना ही नहीं चाहते हैं, आपने सिर्फ एक ऑप्शन मांगा था ऑनलाइन सुनवाई का, तो बहुत ही गलत है। इसमें तो आपको कोर्ट मूव करना चाहिए और इस तरह के गलत निर्णय नहीं होने चाहिए सूचना आयोग में। मुझे लगता है कि आपको अगर आप कोर्ट जाते हैं तो इसका फर्क भी पड़ेगा थोड़ा। सूचना आयोग में जो लोग बैठे हैं उनको भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए पूरा कानून जो बना हुआ है लोगों के लिए बना हुआ है, और इस तरह की जो कार्रवाई होती है उससे ये कानून कमजोर होता है। क्योंकि आप अगर अननेसेसरीली किसी को अगर परेशान करने की नीयत से आप 1 साल बाद का डेट दे दें, वो गलत है। धन्यवाद सर। तो इसके लिए जो आपने बताया है एक रेफरेंस इलाहाबाद, इसके अलावा और कोई रेफरेंस भी यूज किया जा सकता है सर? नहीं, इसमें इलाहाबाद मतलब उसमें प्रेयर आपकी सिंपल है। हाई कोर्ट के सामने भी प्रेयर आपकी बहुत ही सिंपल होगी कि 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है। कानून बनाई टाइम बाउंड मैनर में। और दूसरा, जैसा शैलेश गांधी जी ने, आप शिवानंद जी से प्राप्त कर लेंगे, एक लीगल नोटिस सर्व किया जा रहा है हर राज्य में कमीशन की कार्रवाई के लिए और ऑनलाइन सुनवाई के लिए। तो आप वो लीगल नोटिस प्राप्त कर लीजिए और अपनी सरकार को आप वहां पर अपना एक लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं, कमीशन को आप लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं और उस प्रकरण को आप फिर कोर्ट भी ले आ सकते हैं। मुझे क्या ये प्रकरण इन पर्सन दाखिल करना चाहिए कि मैं किसी एडवोकेट के जरिए से ये प्रकरण दाखिल करूं सर? आप खुद भी दाखिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि मामला ऐसा है कि अगर मेरे निर्णय पे कोई कमी रह गई मेरे प्रकरण बनाने में या मेरे दर्ज करने में या बात रखने में, ऐसी परिस्थिति में हमारे अन्य साथियों को नुकसान ना हो। नहीं, वो आप
अगर वैसा आपको लगता है तो आप किसी एडवोकेट से इसमें सलाह लेकर के आप कर सकते कि लकीर के फकीर वाली स्थिति बन जाती है सर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले राजकुमार मिश्रा जी ने भी एक न्यायालय में डाला था और उसमें उन्होंने जबकि कोई पूरा मामला निराकृत नहीं हुआ है, लेकिन लकीर की फकीर की स्थिति है कि राज्य में जो है अब मनमाने तरीके से पेनल्टीज लगाई जाती है। पहले 25,000 रुपए दिन की काउंटिंग करके लगाई जाती थी, आजकल वो मनमाने तरीके से होती है कि हम 5,000 लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं या 1,000 रुपए लगा रहे हैं, तो ये मनमाना रवैया भी आ गया है। क्या हो क्या गया है देवेंद्र जी, ये सूचना आयोग में जो पेनल्टी की कार्रवाई है और विभिन्न हाई कोर्ट की विभिन्न तरह की राय इसमें आई है पेनल्टी को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ कहना है, पटियाला हाई कोर्ट का कुछ और कहना है। इसमें ये भी कहा गया है कि ये एक जो आयोग जो पेनल्टी लगाता है वो डिस्क्रिशन का विषय है, वो इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कि वो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझते हैं कि मामला पेनल्टी के लायक है तो पेनल्टी लगाई जाएगी। क्योंकि कानून की जो व्याख्या की गई है, अगर आप कानून को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो वैसी व्याख्या की गई है। लेकिन मेरा कहना है कि कानून में अगर आप धारा 19 को भी आप पढ़ेंगे और जैसे धारा 20 को आप पढ़ेंगे तो धारा 20 में 6 बिंदु दिए गए हैं। अगर ये आभास हो जाता है और ये अगर निर्णय हो गया है कि लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है तो मेरे हिसाब से पेनल्टी अनिवार्य है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है, वही मामला पटियाला हाई कोर्ट में भी किया था। पटियाला हाई कोर्ट ने कहा है उसमें कि इसमें अगर लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है, अगर सूचना आयोग को इस निर्णय पे पहुंच गया है तो फिर उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए, क्योंकि गलती होने के बाद छोड़ने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है। या तो आप सूचना आयोग ये लिख दे कि गलती नहीं की इनके द्वारा या जानबूझ के इनकी तरफ से कोई डिले नहीं किया गया, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है और पूरी तरह से इनका ये गलत निर्णय था और इस तरह से और सिर्फ चेतावनी देके छोड़े तो वो गलत है। उसमें फिर अगर गलती की तो आप सजा दीजिए, नहीं तो फिर आप जस्टिफाई करिए कि भाई ठीक है उन्होंने गलती नहीं की थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आत्मदीप साहब कुछ कहना चाहें सर? मेरे इसमें कुछ उनका सुझाव हो तो उनका भी सुझाव चाहूंगा सर। माननीय शैलेश गांधी जी ने इसी वेबिनार में पिछले दिनों 2 हाई कोर्ट के फैसले उद्धृत किए थे। वो शायद जो राहुल जी नोटिस लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं उसमें वो बात शामिल है। मैं केवल क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपको 1 साल बाद की तारीख दी है सुनवाई की, उस संदर्भ में उन 2 हाई कोर्ट के फैसले को भी आप अपनी रिट याचिका में जोड़ सकते हैं। एक कोलकाता हाई कोर्ट है, एक और कोई और हाई कोर्ट है, जिन्होंने हाँ सेकंड अपील का निपटारा अधिकतम 45 दिन में करने का निर्देश दिया। 45 दिन। इन दोनों फैसलों को भी आप सपोर्टिंग के रूप में ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू आत्मदीप सर, थैंक यू शिवानंद जी। जी जी धन्यवाद। अब हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, अगर कोई आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कृपया आप लोग। सर नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ। महेंद्र कुमार जी बताइए। सर नमस्कार सभी को, मैं गुड़गांव से हूँ। सर बेसिकली जैसा कि हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑफिस में करप्शन को निकाले कैसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या, जो बेसिकली मैं तो मांगता हूँ कि कितने कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, मुझे उनकी फुल एक्शन टेकर रिपोर्ट के साथ दे। तो सबसे पहले तो ये कहते क्या है कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं देते हैं। उसके बाद में फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी जो सर्विस बुक है, अगर फाइन भी लगाया उसमें है या नहीं। तो ये करते क्या है, ये कहते हैं सर्विस बुक हम प्रोवाइड नहीं करते, वो भी इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम माननीय आयोग में जाते हैं, हालांकि आयोग में चल रहे हैं काफी, अभी भी मेरी पेंडिंग अब 2-3 दिन में भी आने वाली है। तो सर सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जो ये इनकी शिकायतें को भी पर्सनल बताने लग जाते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। तो सर इस कंडीशन में क्या करें, ना तो सर्विस बुक प्रोवाइड करेंगे, ना उनके फुल एक्शन टेकर रिपोर्ट देंगे, ना शिकायत देंगे, तो इस कंडीशन में क्या करें? जी आत्मदीप सर। इस मामले में धारा 2 पढ़ी जानी चाहिए, जिसमें
सूचना और अभिलेख को परिभाषित किया गया है। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अब तक प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई, इस तरह से जानकारी मांगना, जो मांगी गई जानकारी उसकी आवश्यक विशिष्टियों को उल्लेखित नहीं करता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से सूचना की परिभाषा में या अभिलेख की परिभाषा में नहीं आता है। अगर आप भ्रष्टाचार की जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि वहां क्या भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरों ने की जानकारी में कोई भ्रष्टाचार आया और उन्होंने कोई शिकायत की हो, तो उसमें से आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। या तो आप स्पेसिफिक शिकायत के बारे में मांगिए और उस पर आपको जानकारी नहीं तो आप खुद शिकायत कीजिए कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये जिम्मेदार है। और बाद में उस आपकी भ्रष्टाचार की शिकायत पे क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी आप मांग लीजिए। सर जब तक हमें पता नहीं लगेगा हम अच्छा सर कैसे निकालते हैं? हम पता ऐसे ही तो निकालते हैं ना? नहीं, आप ये करिए, इसकी जगह आप दस्तावेजों के अवलोकन की मांग कीजिए। आपको जहां भी संदेह है कि सड़क निर्माण में या आवास निर्माण में या जिस भी सेगमेंट में भ्रष्टाचार का आपको संदेह है, आप उसकी एक निश्चित अवधि के डॉक्यूमेंट्स की फाइलों के अवलोकन की मांग कर लीजिए आरटीआई, और स्टडी कीजिए। वहाँ क्लू मिलता है तो फिर आप उन दस्तावेजों की जानकारी मांग सकते हैं, और अवलोकन के दौरान चिन्हित किए गए प्रश्नों की भी आप प्रमाणित प्रतियां दे सकते हैं। ये आसान ये तो हो जाए, लेकिन सर ये जो शिकायतें होती है अधिकारियों के खिलाफ, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब एक बता रहे थे कि काफी शिकायतें हमने की हैं, तो आप कुछ का तो उल्लेख कीजिए 2-5 शिकायत का कि ये शिकायत फलां के द्वारा फलां दिनांक को ये की गई, ताकि वो ट्रेस कर सकें। आप तो आप कह रहे हैं बहुत सी शिकायतें की गई, तो 5 शिकायतों का आप उल्लेख करिए, 4 का करिए, 2 का करिए, उनकी आवश्यक जानकारी दीजिए और मांगिए। लेकिन सर जब हमें पता पर्टिकुलर तो कुछ सामने आनी चाहिए ना रिकॉर्ड पे, ऐसे गोलमेल नहीं हो सकता कि अभी तक प्राप्त सभी शिकायत। आपकी अपील खारिज हो जाएगी उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा धारा 2 आप एकदम शिकायतें नहीं मिल पाएगी, आगे बढ़े, उसमें अवलोकन का भी है, सब कुछ। ऐसे पहले भी फैसले इसी मंच पे शेयर किए जा चुके हैं कि लोगों ने इस ग्राम पंचायत द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी, तो वो भी अपीलें निरस्त हुई। समस्त की जगह विशिष्टियां उल्लेखित करनी। नहीं, ये जो मैं पूछ रहा था बेसिकली तो ये जो ऑफिसर है, कर्मचारी, उनके बारे में पूछ रहा सर। उनके बारे में शिकायत हो, अब किसी के साथ हालांकि हो सकता है किसी से लेना देना कर रखा हो या उसके चक्कर में फाइल रोक रखे, वो शिकायत देगा। तो मैं उन शिकायतों की बात कर रहा हूँ सर। बेसिकली आप कुछ शिकायतों की तो जानकारी होगी ना, तब आप मांग रहे हैं, तो उन शिकायतों का उल्लेख करिए ना आप। सर फॉर्मली तो हमें पता ही नहीं होता ना, वही तो निकाला, तभी तो हमें पकड़ में आएगा ना कहाँ क्या चल रहा है। पता भी नहीं है, आप कह रहे हैं पता भी है कि बहुत शिकायतें हुई है। सर जब हम जब आप खुद शिकायत कर दीजिए, ऐसी स्थिति में आप खुद भ्रष्टाचार कर दीजिए, जानकारी मांग लीजिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू। और लोकायुक्त होता है, उनको भी शिकायत कर सकते हैं। सतर्कता विभाग होता है, उसको भी कर सकते हैं अगर आप पास तथ्य हैं। सर कादरी बिहार से बोल रहे हैं सर। मेरा ये कहना है ऐसे कि एक आवेदन लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांगे थे सर। समय बीत जाने के बाद प्रथम अपील किया सर, सूचना नहीं मिला, पर उसके समय बीत जाने के बाद सर हम द्वितीय अपील कर दिए सर। जब द्वितीय अपील कर दिए उसके 15 दिन के बाद सर बीडीओ साहब जो है धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर कर देते हैं सीओ साहब के पास मेरे आवेदन को सर, और हमें सूचित करते हैं कि आपका आवेदन ट्रांसफर कर दिया गया सर। तो इतना समय बीत जाने के बाद जब हम द्वितीय अपील चले गए हैं आयोग के पास सर, तब ये जनाब हमको दे रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए सर? थोड़ा म्यूट सर। आपको अनम्यूट सुनाई दे रहा सर? माफ कीजिएगा, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि आपने द्वितीय अपील कर दी है और द्वितीय अपील में अब आप उन्होंने उसके बाद अंतरित किया है उसको। जी सर। तो ये धारा 6(3) में 5 दिन के अंदर, वो स्पष्ट है धारा 6(3), उसमें 5 दिन के अंदर ही उनको अंतरित करना था, और उन्होंने धारा 6(3) का उल्लंघन किया। इस तरह से धारा 7(1) का भी उल्लंघन हो गया है। तो आप
उसमें दंडित करने के लिए आप अपना उसको प्रोसीड कर सकते हैं। किनके पास सर? राज्य सूचना आयोग में दंडित तो राज्य सूचना आयोग ही करेगा अधिकारी। जी, तो जो लोक शिकायत सूचना करेंगे अधिकारी सर? द्वारा अपील करिए, अपील कर दिया ना आपने, कहा है ना कि अपील किया जी, है। अपील किए हुए हैं सर, 15 दिन हो गया। हाँ, तो अपील कर दिया है तो आप उसमें आप इसमें उल्लंघन तो किया ही है। जानकारी अगर मिल जाती है, ये देखिए आपको निर्णय लेना है कि आपको अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है, अभी जानकारी मिली नहीं है आपको, नहीं मिली, अभी सिर्फ अंतरित किया गया है, हो सकता है कि आपको 15-20 दिन में जानकारी मिल जाए, तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या आप जो लोक सूचना अधिकारी उसने जो नियमों की अवहेलना करते हुए 30 दिन में जो जानकारी प्रदान करनी थी वो नहीं की, तो आप जिन्होंने अंतरित करने में देरी की है, आप उनके विरुद्ध आप जा सकते हैं। जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा सर? आपने वो प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, आपको एक और एक अपडेटेड उसमें एप्लीकेशन बनानी होगी कि इस तरह से इन्होंने धारा 6(3) का भी उल्लंघन किया है। इन्होंने 5 दिन के अंदर इस प्रकरण को अंतरित करना था कानूनन, लेकिन उन्होंने इसको इतने समय बाद अंतरित किया है, तो उसकी वजह से मुझे जानकारी नहीं मिली और इसमें पूरी तरह से इन्होंने गलत काम किया है। जो लोक सूचना अधिकारी थे जिनको अंतरित करना था, उनको दंडित किया जाए, जिनके पास आपने ये किया है। तो एक और एप्लीकेशन साथ में आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन का वेट करिए, रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर आप उसमें अपनी इसमें शिकायत लगा करके उसमें जो आपकी अपील ऑलरेडी पेंडिंग चल रही है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, उसमें लिखिए कि मैंने ऐसा रजिस्ट्रेशन मैंने एक अपील की थी, उस अपील में ये डेवलपमेंट हुआ है, इन्होंने धारा 6(3) का उल्लंघन किया है, और इस तरह से आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आदाब। तो शिवानंद जी, आई थिंक टाइम समय हमारा पूरा हो गया है। जी सर, बिल्कुल, आज का 2 घंटे का समय ओवर हो चुका है। और छोटा सा फैसला शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी सर, हाँ सर, आप विषय से जुड़ा है। एक पश्चिम बंगाल के मुख्य सूचना आयुक्त का फैसला है 2006 का, वो आप सबकी जानकारी के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ये दंडात्मक व्यवस्था से जुड़ा है। एक आरटीआई आवेदक को जब वो जानकारी लेने के लिए संबंधित कार्यालय में गया तो वहां स्टाफ के एक अधिकारी ने उससे दुर्व्यवहार किया। उसने सूचना आयोग में इसकी शिकायत की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य सूचना आयुक्त ने उस पर आदेश दिया कि ये धारा 5(3) के तहत व्यवहार है। 5(3) में कहा गया है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यथासंभव युक्त सहायता प्रदान करेगा। सहायता प्रदान करने की जगह उसने बदतमीजी की आवेदक से। तो मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया कि लोक सूचना अधिकारी आवेदक को बुला के उस अफसर की पहचान कराएगा जिसने ऑफिस में दुर्व्यवहार किया, और वो अधिकारी जिसने दुर्व्यवहार किया आवेदक को 100 रुपए अदा करेगा, नहीं करेगा तो उससे वसूल किया जाएगा, और साथ में उसको जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। नहीं मतलब मिसबिहेव पे भी दंडित किया गया है, ये कहने का मंतव्य। धन्यवाद। काफी अच्छी रोचक जानकारी है इसमें। इसी तरह एक मामला सबके सामने, वो भी या आगे विषय में ले लें, उत्तराधिकार वाला। बाकी अदालतों में उत्तराधिकारी सक्सेसर होके और वादी हो जाता है, पक्षकार बन जाता है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत उत्तराधिकार का प्रावधान लागू नहीं होता है। ये चीज भी स्पष्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह के केस आते हैं कि मेरे पिताजी ने आरटीआई लगाई थी, उनकी अपील थी और वो चले गए दुनिया से, अब मैं बेटा होके आया हूँ, तो ये मान्य नहीं है इस एक्ट में। इस पे विस्तृत चर्चा हो सकती है। धन्यवाद। करते हैं आपने। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। और आज का समय लगभग 2 घंटे का पूरा हो गया है। शिवानंद जी, सबके साथ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी जानकारी शेयर करेंगे आपसे, वो हमले से संबंधित प्रकरण का अपडेट अगर कर सकें। सर उसमें पुलिस ने अपना काम कर लिया है, मतलब जो एक रेगुलर वे में करते हैं, सामान्य मारपीट की धारा काफी दबाव के बाद उन्होंने दर्ज कर दी है, और वही 323, 294, 506, 34 के बाद वो बैठ गए हैं। और सामान्य बात है, सरपंच साहब लोग आएंगे और अपना मुचलका जमानत कुछ दे करके अपना फुर्सत हो जाएंगे, और हो गया। यही एक आम प्रक्रिया है इसमें, और
आगे इस तरह से वारदातें होती रहती हैं और उनके लिए आम बात रहती है। अब हम उसको रिटेलिएट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सरपंच पाते वगैरह हैं क्योंकि भविष्य हम के लोग लिए नेक चलने के लिए पाबंद हो जाए, ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप वापस भी वहीं सुनवाई करने जाने वाले हैं। नेक चलने के लिए उनको पाबंद कर दे प्लीज। सर ये कौन करेंगे, कैसे होगा, अभी तो अब आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। अब हम तो क्या नित्यानंद जी कहें, बता कानून देंगे आपको, आसान तरीका है वो। एक आप मांग करेंगे तो वो हो जाएगा उसमें, कि भविष्य में वो ऐसा कोई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ उसमें नेक चलने के लिए पाबंद करने के आवेदन में होता है प्रावधान, वो भी एडवोकेट आपको। शिवानंद जी, मैं एक राहुल सर से मौका चाह रहा था बात करने के लिए। हेलो जी शिवानंद जी, मैं संजय सिंह जी सर। राहुल जी से बात करना चाह रहा था 1 मिनट के लिए। हाँ संजय जी बताइए। मुझे मौका दे दिया या राहुल सर जी से बात करना था मुझे। जी जी आपको मौका है ना, आप पूछिए ना। हाँ राहुल सर प्रणाम। मैंने एक आरटीआई नगर निगम में लगाई थी अभी, धारा 2(3) के तहत, 2(3) के तहत। तो उन्होंने ये लिख के दिया है कि यह 2005 एक्ट में ही नहीं है, इसलिए आपको जानकारी दे पाना संभव नहीं है। मैंने आज अपील भी आपके उस पर कर दिया है। ये क्या है सर? क्या चीज क्या है सर? ये क्या सही है कि जो उन्होंने लिख किया कि धारा 2(3) अब आरटीआई एक्ट में ही नहीं है? नहीं, जो जानकारी आपने मांगी होगी, हो सकता है वो जानकारी नहीं, सूचना की श्रेणी में नहीं आती हो। धारा 2 तो सर हमने सैंपलिंग के लिए मांगा था उस पे कि सीवर प्रोजेक्ट में जो भी काम हो चल रहे हैं उनकी सैंपलिंग 5 इंजीनियरों और मेरी उपस्थिति में किए जाए। अच्छा, आप सैंपल चाहते हैं सीवर वाटर का? जी जी। वो ये सीवर वाटर का सैंपलिंग क्या लिया जाता है? जी सर, चूंकि ये इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है सर, इसलिए मैंने कई जी वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, क्या सीवर वाटर का सैंपलिंग लिया जाता है नगर निगम द्वारा? जी सर, जी सर। ये फर्स्ट आरटीआई है, अभी तक किसी ने नहीं लगाया सर, कि सीवर का जो काम चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या सीवर का सैंपलिंग नगर निगम द्वारा रेगुलरली किया जाता है? अभी तक तो ऐसा नहीं किया जाता रहा सर, मैंने फर्स्ट बार लगाया। नहीं तो सीवर कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं कि मुझे हवा का सैंपल चाहिए, एयर पॉल्यूशन। नहीं सीवर कंस्ट्रक्शन में जो सर गड़बड़ी हो रही है, कंस्ट्रक्शन का आप ये हाँ सर, कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन। देखिए अब आपने मुझे, अब यही चक्कर होता है संजय जी, आप आरटीआई आवेदन से होता है ना संजय जी, क्या नाम है आपका? संजय सिंह बघेल। संजय सिंह बघेल। हाँ, तो संजय जी आपको मैं यही बता रहा हूँ, दिक्कत क्या होती है कि आपने अभी बोला सीवर का सैंपल चाहिए, आप तब से बोले सीवर का सैंपल चाहिए, हम समझते हैं सीवर जो अंदर जो गंदा पानी बहता है आप उसका सैंपल मांग रहे हैं। नहीं सर, कंस्ट्रक्शन का भाई कि सीवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का सैंपल चाहिए, ये बोलिए ना। जी सर। तो आप आरटीआई आवेदन में भी तो सिर्फ सीवर लिख के नहीं भेज दिया आपने? नहीं कंस्ट्रक्शन का दिया कि बालू गिट्टी सीमेंट पूरा लिखे हो ना? जी हाँ, तो बस अगर और वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जी सर, चल रहा है। हाँ, तो फिर वो मिल जाएगा आपको। और उन्होंने लिख दिया कि ये धारा में ही जी सर। निर्माण एजेंसी कौन है? के स्पन कंपनी है सर। नहीं, अच्छा, वो प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ उन्होंने? हाँ, नगर निगम ने दिया है, करीब 300 करोड़ का काम है। ठीक है, आप उसमें सैंपलिंग करवा सकते हैं सर। उन्होंने मना कर दिया कि धारा 2(3) के तहत हम सैंपलिंग करने का अधिकार नहीं है हमें। अच्छा, नगर निगम को नहीं है आधा? वो नहीं बोले उन्होंने। आरटीआई एक्ट 2005 में (3) के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती, ऐसा पत्र दिया उन्होंने। मेरा निवेदन ये था सर कि आवेदन तो सेक्शन 6 में ही न देना पड़ेगा आपको। हाँ, दे दिया यार नित्यानंद जी। नहीं, आवेदन धारा 6 के तहत दीजिए आप। धारा हमको मालूम है नित्यानंद जी, हमको मालूम है, मैं राहुल सर से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक। 2J1 2J3 के तहत आप मतलब क्या होता है, 2J3 के तहत आप सैंपलिंग ले सकते हैं, 2J1 के तहत आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो धारा 6 के तहत ही आप आवेदन देंगे
संजय दे जी। दिया, दे तो दिया आप उसमें मैंने, आप दे दिया। अपील कर दीजिए ना, आप उसमें अपील कर हाँ, दीजिए। वो तो मैं अपील करूंगा। मैं आज जूम मीटिंग में था तो राहुल सर से ऐसा पूछ रहा था कि नगर निगम ने कहा कि 2005 में एक्ट में धारा ये 2A हो गया कर दी गई। वो तो ऐसे ही बात करेंगे। वो तो लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या बात कर रहे हैं वो आपको सबको पता है, उनको क्या, इसलिए तो फाइन उनको रोज रोज लग रहा है भाई। यदि उनको कुछ सही जानकारी होती, सही जवाब देते तो इस तरह से थोड़ी ना उनको रोज रोज फाइन लगता। तो ये तो एक आम बात है और आपको आयोग में जाना ही पड़ेगा। हाँ, राहुल सर को दे दिया है मैंने आज ही। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कोर्ट का जजमेंट बताया था वो, उसके बाद एक और बताया था वो क्लियर नहीं हो पाया था, एक बार प्लीज रिपीट करना। ठीक है, फिर इसको कंक्लूड करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप एक बार फिर हमारे बीच में जुड़े। माननीय श्री राहुल सिंह सर, सूचना आयुक्त हमारे मध्य प्रदेश के, सर प्रणाम। और आत्मदीप सर, पूर्व सूचना आयुक्त, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर प्रभु सर बता रहे थे कि आज शायद कुछ दशहरा वगैरह का उनका कुछ कार्यक्रम था, नहीं आ पाए हैं एक बार फिर से, पर अगली बार शायद फिर से आए। और आचार्यलू सर से भी बात हुई थी, लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, स्वास्थ्य वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी क्या कुछ, या कहीं अपॉइंटमेंट। और आप सबका जो भी हमारे बीच में जुड़े अधिवक्तागण, हमारे नित्यानंद जी और त्रिवेंद्र जी, अन्य हर प्रदेश से जो भी आप लोग जुड़ते हैं, इसी प्रकार से आप लोग जुड़ते रहें और ये हमारा कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे। 18 मीटिंग इसकी हो चुकी हैं और भविष्य में इसी तरह